तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी साइंस में एक चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से एक शॉर्ट या लॉन्ग बनना तो 100% तय है और एमसीक्यू कहां से बन जाए ये किसी को नहीं पता। तो ऐसे में इस चैप्टर को हमें डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे तंत्रिका तंत्र को, हम समझेंगे तंत्रिका कोशिका को, हम समझेंगे मानव मस्तिष्क और हम समझेंगे मानव मस्तिष्क के भाग को, और साथ ही साथ जंतुओं के हार्मोन्स के बारे में और पादपों के हार्मोन्स के बारे में। सर अब बचा ही क्या, अब बचती है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। तो इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है वो लाइव लेक्चर है और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे लाइव लेक्चर होता है और आज इस चैप्टर को हम शुरू से शुरू करेंगे और आज ही इसका अंत भी करेंगे। लेकिन भाई एक बात याद रखना कि अगर मैं ज्यादा समय ले लूं तो समझ जाना डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, और जब आप डिटेल में डिस्कशन करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है और इस सवाल का मुझे जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आप पढ़ाई कैसे करना चाहते हैं, साथ में नोट्स भी मिले, ऐसे ना तो हम आपको प्रॉपर नोट्स भी देंगे और हर एक चीज देंगे। अब ये नोट्स कहाँ मिलेगा वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले इस प्यारी सी क्लास को चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे सर हमारे साथ आ गए हैं। सर कितने बच्चे हमारे साथ में आ गए हैं एक बार बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज भी छुट्टी के दिन भी हमारे साथ में पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे आ जाइएगा। वाह क्या बात है, देखते देखते हम लोग की संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो गई है। तो एक बार सारे बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अब इस सेशन में अपने दोस्तों को भी बुला लेना, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आपका दोस्त भी इस क्लास में पढ़ने आएगा। तो एक बार फटाफट से सारे बच्चे आ जाओगे। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय और इस चैप्टर के अंदर सिलेबस क्या है अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से देखो। चैप्टर के अंदर यानी इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है जंतु तंत्रिका तंत्र। अब ये जो जंतु तंत्रिका तंत्र होता है ना, ये हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। ये वाला टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक आता है मानव मस्तिष्क। अब ये जो मानव मस्तिष्क होता है ना, यहां से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग जो है वो बनता ही बनता है। तो बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो भाई यहां से या तो आपका एमसीक्यू बनेगा और या तो बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समझ गए सर। अगर प्रतिवर्ती के बारे में बात करें तो भाई यहां से भी आपका या तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और या तो आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। मानव मस्तिष्क के बारे में बात करें तो आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और साथ ही साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। पादपों में समन्वय के बारे में बात करें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एंड ऑल्सो आपका क्या बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। जंतुओं में हार्मोन के बारे में बात करें, सेम चीज, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एंड ऑल्सो आपका एमसीक्यू तो किसी भी टॉपिक से बन ही सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार फटाफट से बता देना सर, क्या हमारे बच्चे रेडी हो गए सबके सब? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो शुरू किया जाए आज के लेक्चर को। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना, उनको बता देना कि भाई हम लोग आज इस चैप्टर को समाप्त करने जा रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ में। सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और एक एक चित्र हम आपको बना करके बताएंगे। अब एक छोटा सा सवाल है, इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आखिर इसका अर्थ क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस चैप्टर के अर्थ के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनो, यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है नियंत्रण। अब नियंत्रण को अगर हम लोग बच्चों बात करें तो हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे? अगर हम इसको हिंदी भाषा में बोले तो भैया नियंत्रण ही बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे कंट्रोल। यानी कि अब हम समझ गए कि नियंत्रण का अर्थ है यहां पे कंट्रोल। अब किसको कंट्रोल करना उसको समझने से पहले अब समन्वय का अर्थ समझो। समन्वय का अर्थ है कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात? अगर हम समन्वय के अर्थ के बारे में बात करें तो समन्वय का अर्थ है यहां पर अंग्रेजी भाषा में कोऑर्डिनेट,
ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है और यहां पे हम लोग समझ गए कि भैया कंट्रोल क्या होता है। ठीक, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। समझना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चलेंगे तो हमें चलने के लिए क्या चाहिए? हमें चलने के लिए पैर चाहिए, हमें अगर कुछ खाना है तो उसके लिए हमें हाथ चाहिए। लेकिन अब हमारे हाथ को कौन बताएगा कि इसको उठाइए और जल्दी से मुंह में डालिए? ये कौन बताएगा? इसको बताएगा हमारा मस्तिष्क। फिर मस्तिष्क कैसे बताएगा? क्या मस्तिष्क कोई सिग्नल भेजेगा? क्या मस्तिष्क कोई सूचना भेजेगा? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय का अर्थ है कि भैया हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर के अंग हैं वो शरीर को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि एक तरीके से कहें साथ साथ में काम करेंगे। समझ में आ रही बात? यानी नियंत्रण करेंगे और समन्वय करेंगे। सिंपल सा चैप्टर का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वो चीजें पढ़नी है जिससे हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, एक तरीके से कहें कि हर काम करती है। अगर हमें रोड पे चलना है ना तो पहले हमें मस्तिष्क हमारा सिग्नल भेजेगा कि भैया पैर जरा सही से रखना, वरना जो आपका पैर है ना वो नाली में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंट्रोल, और मस्तिष्क ने सिग्नल भेजा तो ये हुआ कोऑर्डिनेट। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अभी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोगों से अगर मैं बहुत अच्छे से पूछूं कि भैया बताओ, झूला झूल रही है एक लड़की। अब ये लड़की अगर झूला झूल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? गति हो रही होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे ये लड़की झूला झूल रही होगी तो एक गति हो रही होगी। वैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये आपको एक भैंस दिखाई दे रही है, और भैंस जब चारा खाएगी तो ये क्या करेगी? जुगाली करेगी। क्यों? क्योंकि चारा तो उसने एक साथ खा लिया, अब उस चारे को पचाने का काम करेगी, वो जुगाली करेगी। राइट? आ रही हो इतनी बात समझ में? अब यहां पे लिखा है कि भैया जीवों में जो सभी गतियां होती है ना वो वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई होगी कि भैया अगर ये झूला झूल रही है तो इसके शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? ये जुगाली कर रही है तो इसके शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम चल रहे हैं तो इससे शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हमारा दिल धड़क रहा है, इससे शरीर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यानी ये गतियां ऐसी हैं जिनपे शरीर के अंदर कोई गति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी इससे कोई शरीर में वृद्धि नहीं हो रही है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बिल्ली, झूला झूल रहे कुछ बच्चे हैं, या जुगाली कर रही है हमारी भैंस है, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, जरा इनको जरा ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है ऐच्छिक गति, दूसरा अनैच्छिक, और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से बनेगा डेफिनेटली। क्या बनेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करता हूं, जरा हमारी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यानी हमने क्या कहा, हमारे पास कुछ क्रियाएं हो गई, और कौन कौन सी क्रियाएं हो गई? पहली हमारे पास क्रिया हो गई, सर सब कुछ सही चल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो कुछ 3 प्रकार की हमारे पास क्रियाएं हैं। जो पहली क्रिया हो गई बच्चों, वो कैसी क्रिया हो गई? वो हो गई ऐच्छिक क्रिया। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, और नोट्स बना करके इनको लिखना। और जो दूसरी क्रिया हो गई, वो दूसरी क्रिया हो गई हमारे पास अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, पहली क्रिया हो गई हमारे पास ऐच्छिक क्रिया, और दूसरी क्रिया जो हो गई वो हो गई अनैच्छिक क्रिया। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, इसलिए हम अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी को मेंटेन करके चल रहे हैं, ताकि पूरे लेक्चर में हम सेम एनर्जी के साथ में पढ़ा सकें। और फिर तीसरी जो हमारे पास क्रिया हो गई वो हो गई हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया। तीसरी कौन सी क्रिया हो गई? तीसरी क्रिया हमारे पास हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। अब मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि जो ये आपने तीसरी क्रिया बताई है इसका क्या अर्थ है, और जो पहली क्रिया बताई है उसका क्या अर्थ है, और जो तीसरी क्रिया बताई है उसका क्या अर्थ है? कोई बता सकता है मुझे? मैं बताता हूं तुम्हें, जरा ध्यान से सुनो। जैसे हमने कहा कि ऐच्छिक क्रिया का मतलब है जो आप अपनी इच्छा से करो, यानी ऐच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो क्रिया व्यक्ति क्या करेगा? अपनी इच्छा से करेगा, है ना? इच्छा से की गई क्रिया, है ना? इच्छा से की गई क्या क्रिया क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। सर एग्जाम्पल बताइए कि इच्छा से कौन कौन सी क्रियाएं करी जाती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, हमने कहा अरे भैया आपको खेलना है तो आप इच्छा से ही तो खेलोगे ना। अब तुम्हारा खेलने का मन नहीं है, दोस्त तुमको जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, तो कहां से तुम खेलने के लिए मूड बना पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। पढ़ना,
अगर तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम पढ़ाई करो तो तुम कहाँ पढ़ पाओगे, और अगर तुम्हारा दिल नहीं करेगा कि आज का लेक्चर पूरा देखना है तो तुम कहाँ देख पाओगे। यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ डिपेंड है तुम्हारी इच्छा के ऊपर। यानी कि इच्छा से की गई क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि खेलना हो गया, जैसे कि हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़ना हो गया, है ना, जैसे आपको भोजन खाना है तो खाना हो गया, है ना। यानी ये सारी जो क्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐच्छिक क्रियाएं बोलेंगे। अब एक बार सभी बच्चे मुझे ये बता दीजिएगा, क्या यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छे से इसको नोट करना, अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखना, और उसके बाद एक एक नोट बहुत अच्छे से तैयार करना। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से जान लो, ये लेक्चर तुम्हें लाइव ही मिलने वाला है, ठीक है। ये लेक्चर तुम्हें लाइव मिलने वाला है, और आप इसको बाद में देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे पता नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि इस पूरे लेक्चर को अच्छे से कवर कर लो, ठीक। तो इच्छा से की गई क्रिया जैसे पढ़ना, खेलना, खाना, ये बात समझ गए। अब सर अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि भैया इच्छा से जो ना हो, है ना, जो क्रिया आप अपनी इच्छा से ना करो, है ना, यानी कि बिना इच्छा के की गई क्रिया। अब बताओ सर, बिना इच्छा के कौन सी क्रिया होती है? बिना इच्छा के की गई क्रिया। अब बताइए मेरे बच्चों कि बिना अच्छे इच्छा के कौन सी क्रिया होती है? मुझे कोई बताएगा कि हम बिना इच्छा के कौन सी क्रिया करते हैं? चलो मैं बताता हूं कि तुम बिना इच्छा के कौन सी क्रिया करते हो। जैसे मान लीजिए कि अब अचानक से तुमको किसी की याद आ जाए, तो याद तो इच्छा से आती है बेटा। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि तुम सांस बिना इच्छा के लेते हो, क्या ऐसा है? मैंने कहा रोक के दिखाओ सांस, जरा 1 मिनट रोक के दिखाओ, नहीं रोक पाओगे। यानी श्वसन क्रिया जो है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रही है। अब तुम रात में लेटे हो तो ऐसा थोड़ी है ना कि श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी, वो तो चलती रहेगी ना। उस समय तो तुम्हारा दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है ना, उस समय तो कोई काम नहीं हो रहा ना। यानी वो क्रिया कैसी है? वो तो भैया अनैच्छिक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा ही ले लेते हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिल धड़क रहा है, किसके लिए? मम्मी पापा के लिए। तुम क्या कुछ गलत समझे थे? मैंने कहा तुम्हारा दिल धड़क रहा है। अब दिल का धड़कना ये कौन सी क्रिया हो गई? ये भी हो गई हमारे पास अनैच्छिक क्रिया। जैसे हमने कहा दिल की धड़कन या दिल का धड़कना, दिल का धड़कना ये कौन सी क्रिया हो गई? ये क्रिया हो गई हमारे पास अनैच्छिक क्रिया। जैसे दूसरी चीज पाचन। अब तुम ऐसा बोल दो भैया आज हम पड़ोसी के यहाँ गए थे और आज हम वहां पे ना पिज्जा खा के आए हैं, और पिज्जा इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, मन नहीं कर रहा है कि मैं इस पिज्जा को सवेरे सवेरे जो है पॉटी के रास्ते से बाहर निकालूं। हाँ, कि मैं ये नहीं चाहता कि सुबह सुबह ये पॉटी के रास्ते से जो है ये खेत में पहुंच जाए, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम पाचन क्रिया को रोक दो। रोक सकते हो पाचन क्रिया को? नहीं रोक सकते। क्या तुम किडनी के द्वारा यानी वृक्क के द्वारा जो रक्त जो है वो छन रहा है, साफ हो रहा है, क्या तुम उसको रोक सकते हो क्या? नहीं भाई, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। समझ गए? क्लियर हो गई तेरी बात? ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो ऐसे अच्छे से लिख करके पढ़ाऊं ना, मजा आ रही है आप लोगों को। अब तीसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। व्हाट इज प्रतिवर्ती क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया ये देखो जरा ध्यान से। अब एक अचानक से क्रिया हो गई, है ना। कोई आपने वस्तु देखी, आपने कोई एक वस्तु देखी और आप अचानक से क्या हो गए? अचानक से हट गए। सर एग्जाम्पल बताओ सर। मान लो आप रोड के ऊपर बढ़िया खड़े हो ऐसे ईयरफोन लगा करके, बगल से बस चली आ रही है। अब बस अगर अचानक से आएगी तो आप क्या करोगे? पीछे हटोगे ना। ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। यानी किसी वस्तु को देख करके अचानक आपने क्रिया कर दी, उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर हो गई तेरी बात? यानी हमने कहा कि प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब किसी वस्तु को देखकर अचानक, किसी वस्तु को देखकर अचानक की गई क्रिया, किसी वस्तु को देखकर अचानक की गई क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? उससे बच्चों हम लोग बोलेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे एग्जाम्पल सर, अब आप विराट कोहली को देख लो। सर जब देखो विराट कोहली की बात, अरे भैया हम फैन नहीं है विराट कोहली के, हमारे लिए तो सब लोग एक जैसे हैं, चाहे वो धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप हो, हम आपके फैन हैं। मैंने कहा मैं आपको देख करके डर गया,
अचानक से अरे भैया उधर से बच्चा चला आ रहा है, या मान लीजिए आप अपने स्कूल में बैठे हैं और अचानक से प्रिंसिपल साहब स्कूल के गेट के पास आ गए और उनको देख करके आप छिप गए, अचानक सॉरी प्रिंसिपल साहब आ रहे, तो ये आपने अचानक क्रिया करी ना, ये कौन सी क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया होगा। ये पेन है और ये पेन ऊपर से नुकीला है, जब आपका दोस्त बैठ रहा होगा तो कभी ना कभी उसके नीचे आपने पेन रखा ही होगा। कौन सी क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। क्यों? अब आपने पेन रखा और आपका दोस्त बैठा, जैसे उसको हल्का सा चुभेगा आपका दोस्त उठ खड़ा होगा, कौन सी क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। बोलो सभी को समझ में आ गया? हाँ, भूत को देख करके अचानक से मम्मी भूत आ गया, तो वो अलग, वो भी प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। यानी हम समझ गए कि प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हमने कहा कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि चूहे को देखकर बिल्ली का झपट्टा मारना, है ना, चूहे को देखकर, ये भी तो बोल सकते हैं, चूहे को देखकर बिल्ली का झपट्टा मारना, है ना, बिल्ली का झपट्टा मारना। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात? ये सब नोट करना। ये कौन सी क्रिया हो गई? ये भी हमारे पास हो गई कौन सी क्रिया? ये हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा एग्जांपल सर एक और कोई ले लो। अचानक से आप सूर्य की रोशनी में निकले और आंखें कैसी हो रही है? छोटी छोटी सी हो गई एकदम, आंखों का सिकुड़ जाना, यानी कि सूर्य की रोशनी में आंखों का, सूर्य की रोशनी में आंखों का बंद होना, है ना, आंखों का क्या होना? बंद होना। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आंखों का बंद होना, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, आंखों का बंद होना। ये हो गई हमारे पास कौन सी क्रियाएं? ये हो गई हमारे पास प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बता दो, क्या ये चैप्टर समझ में आ गई इतनी बात? क्या तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई? क्या तुम मेरे साथ में नोट्स बना रहे हो? क्या तुम्हें ये चीजें आसान लग रही हैं कि नहीं? आराम से समझ में आ गया? चलो वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको ये तीनों चीजें बता दी, मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई कि ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने से पहले क्या देखेंगे हम लोग? ये देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो वैसी चीजें लिखी है, बाकी मैंने लिख करके भी बता दी। अब आता है हमारे पास उद्दीपन और अनुक्रिया। ये क्या होता है उद्दीपन और ये अनुक्रिया क्या है? इस पॉइंट को समझते हैं हम लोग कि भैया व्हाट इज उद्दीपन और व्हाट इज अनुक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, समझिए। अब हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है उद्दीपन और अनुक्रिया, क्योंकि ये चीजें पूछी जाएंगी और आपको फिर दिक्कत होगी। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आपको 1% भी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा चूहा जो है वो क्या कर रहा है? चूहा दौड़ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझो, चूहा दौड़ रहा है। अब चूहा क्या कर रहा है? चूहा तो दौड़ रहा है, और चूहा जैसे ही दौड़ा, बिल्ली ने क्या करा? बिल्ली ने क्या करा भाई? बिल्ली ने क्या कर दिया? झपट्टा मार दिया। बिल्ली ने क्या कर दिया? बिल्ली ने झपट्टा मारा। बोलो क्लियर हुई इतनी बात? बिल्ली ने क्या मारा? झपट्टा मारा। तो अब आपने देखा कि भैया यहां पे आपने देखा कि चूहा जो है ना वो क्या कर रहा है? चूहा ना एक उद्दीपन है। चूहा क्या है? चूहा एक यहां पर उद्दीपन है, और उसके प्रति आपकी क्या हो रही है? एक अनुक्रिया हो रही है। कि चूहा क्या है? एक उद्दीपन है, और उसके प्रति क्या हो रही है? अनुक्रिया हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? सर एक और एग्जाम्पल बताओ, एक और एग्जाम्पल बताओ सर। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, आप कहीं पर खड़े हैं, है ना, मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और अचानक से बस आती है, और बस आने के बाद आप क्या करते हो? आपको झटका लगता है, अरे भैया पीछे हट जाओ नहीं तो चोट लग जाएगी, है ना। या आप एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कि एक विद्युत स्त्री, जो कि अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत हॉट होती है ना, विद्युत स्त्री। अब तुम गलत दिमाग मत लगाओ यार, हाँ, विद्युत स्त्री के बारे में अगर बात करें तो आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं प्रेस की, जो कपड़े में किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब ये जो विद्युत स्त्री है ना, अगर आप बहुत अच्छे से समझोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया अगर अचानक से किसी को टच कर दिया जाए, मान लीजिए गरम गरम प्रेस लेकर के आए और अभी हम आपके हाथ में ऐसे टच कर दें, आपका हाथ अचानक से उछल जाएगा। यानी ये विद्युत स्त्री जैसे हमने छूते ही क्या हो जाएगा? बताओ, छूते ही क्या हो जाएगा? छूते ही
अचानक क्या हो जाएंगे आप, खड़े हो जाएंगे, है ना, खड़े हो जाना, यानी अचानक क्या हो गए आप, खड़े हो गए। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये है उद्दीपन और ये है अनुक्रिया। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने बोला सूर्य का प्रकाश। अब जैसे इस समय आप धूप में निकलते होंगे तो आप अपनी आंखों को क्या करते होंगे, आंखों को बंद करते होंगे, है ना, यानी सूर्य का प्रकाश से आंखों का क्या होना, आंखों का बंद होना। ये क्या हो गया, ये उद्दीपन हो गई और उसके प्रति ये क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। यानी अब आप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे कि उद्दीपन क्या है और अनुक्रिया क्या है। बोलो सारे बच्चे क्लियर हो गए इतनी बात, एक बार फटाफट से बताओगे अच्छे से। चलिए अब मैं थोड़ा ना इसको डिटेल में आपको और समझाता हूं, वैसे डिटेल में समझा चुका हूं लेकिन फिर भी देखो, हमने कहा उद्दीपन क्या है, एक घटना है। जैसे अभी हमने कहा था चूहा दौड़ रहा है, ठीक, और उसके प्रति कोई क्रिया हो जाए उसको अनुक्रिया बोलते हैं, ठीक, जिसके कारण एक जीव क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे अगर आप चूहे को देखें तो चूहा यहाँ पे क्या है, चूहा यहाँ पे उद्दीपन है, और ये जो बिल्ली ये काम कर रही है, ये क्या कर रही है, ये एक जीव अनुक्रिया कर रही है ना, यानी एक क्रिया कर रही है, क्योंकि चूहा दौड़ रहा है और उसके प्रति बिल्ली झपट्टा मार रही है। यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे सूर्य के प्रकाश आपको जब ज्यादा मिलता है तो आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे आपकी गर्म कोई वस्तु है और हाथ से छूती है, आपका हाथ अचानक से हट जाता है पीछे। अब मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं जो आजकल डेली लाइफ में हो जाता है, जैसे लेते हैं, जैसे मम्मी ना भगोने में खाना बना रही होती है और आप क्या करते हो, आप जाते हो, मम्मी आज क्या बनाया, ओह मैगी, अरे वाह बहुत अच्छा, और आपने गरम गरम जो चम्मच था उसको पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, अब चम्मच पकड़ा, अरे मम्मी बताया भी नहीं गरम है। तो वो जो बर्तन था वो एक उद्दीपन था और जो आपने उसके प्रति क्रिया की वो एक अनुक्रिया कर दी। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, अगला एग्जांपल है, जैसे चूहे को देखते बिल्ली झपट्टा मार दे, है ना, तो ये बात बच्चों को आराम से समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, एक बार फटाफट से बता दो क्लियर हुआ। अगर हो गया तो एक बार फायर इमोजी कर देना ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं जल्दी से। क्लियर हो गया। चलिए अब हमारे पास यहां पे एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राही अंग। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा कौन सा टॉपिक, जो कि है हमारे पास ग्राही अंग। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझना और मैं आपको डिटेल में चीजों को समझाने वाला हूं। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं ग्राही अंगों के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हमारे पास कितने ऐसे अंग होते हैं जिनको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप यही तो बताओगे कि सर देखो हमारे पास होती है नाक, बिल्कुल बोलोगे आप, है ना। सर हमारे पास होते हैं कान। अब यहां से क्वेश्चन एक नंबर का बनता ही बनता है। हमारे पास नाक है, हमारे पास कान है, हमारे पास सर आंखें हैं और इन आंखों से सर हम देखते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। सर उसके बाद हमारे पास जीभ होती है और जीभ से हम सर क्या करते हैं, जीभ से हम सूंघते हैं। हाँ सर जी स्वाद लेते हैं, सूंघते थोड़ी ना है, सूंघते तो हम लोग नाक से हैं, समझ गए ना। तो हम लोग सूंघने का काम इससे करते हैं। हाथ, हाथ का मतलब हम यहाँ पे त्वचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम समझ गए कि हमारे पास अगर हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात करें तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ी थी, और वो हमारे पास कान है, नाक है, आंख है, जीभ है, त्वचा है। अभी तक आपको डर नहीं लग रहा होगा, अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा अरे भाई ये चैप्टर बहुत आसान है। पर मैं आपको सच्ची बताऊं, ये चैप्टर अगर बीच से पढ़ोगे तो कठिन लगेगा, लेकिन अगर शुरू से आज पढ़ा और अच्छे से एक बार में समझ गए तो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे लाल। ठीक है, तो आई होप ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैं आप कहने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया हमारे शरीर के बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को, उद्दीपन का मतलब समझते हो कि जो क्रिया हो, जो एक कोई घटना थी, जैसे चूहा दौड़ रहा था। अब चूहा दौड़ रहा था तो उसको देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, आंखें चाहिए ना, उसको देखने के लिए मेरे पास आंखें चाहिए ना। अब मम्मी गरम गरम चम्मच भगोने में डाल करके बैठी थी, उसको छूने के लिए मेरे पास हाथ चाहिए ना, त्वचा चाहिए ना। पड़ोसी के घर में मैगी बन रही है, उस मैगी की स्मेल को सूंघने के लिए मेरे पास नाक चाहिए ना। बात समझ में आ रही है। तो ये जितने उद्दीपन हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, इनको देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे पास अंग होने चाहिए, और इन अंगों को हम बोलते हैं ग्राही अंग या फिर ज्ञानेंद्रिय।
अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यही सवाल हमारे बच्चे पूछते हैं हमसे, सर क्वेश्चन कैसे आएगा। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा फिर। अब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बहुत अच्छे से समझना। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं बताता हूं, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, इनसे क्या करते हो। तुम्हें सब कुछ पता होता है कि भैया देखने के लिए होता है, हमारे पास कान होते हैं, इससे हम ध्वनि का पता लगाते हैं कौन कौन हमारी बुराई कर रहा है, ठीक है। जीभ से हम पता लगाते हैं स्वाद का, और नाक से गंध का, और त्वचा से सर्दी का। लेकिन सर क्वेश्चन कहां से बनता है। ये बात तो छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि जीभ से हम स्वाद बताते हैं, कान से हम लोग सुनते हैं, ध्वनि का पता लगाते हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है। अब सुनो, क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन बनता है यहां से। कहां से, यहां से। देखो, तुमसे पूछा जाएगा कि प्रकाशग्राही, बहुत अच्छे से सुन लो, तुमसे पूछा जाएगा प्रकाशग्राही, यानी कि आपसे पूछा जाएगा देखने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ग्राही अंग, तो उसका जवाब होगा प्रकाशग्राही। आंख नहीं लिखा होगा ऑप्शन में, समझ गए ना। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर बताओ, अगर ध्वनि का पता लगाना है तो उसके लिए क्या होगा भैया, कान चाहिए, और उसको बोलते हैं ध्वनिग्राही। सर देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सुनने के लिए सर जी अगर मुझे कान चाहिए, और उसको बोलेंगे ध्वनिग्राही, ध्वनि को ग्रहण करने वाला ध्वनिग्राही। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, दो बता रहा हूं, और हर साल पेपर में आते हैं। पहला नाक, क्योंकि घ्राण लोग समझ नहीं पाते, तो याद सुन लो, घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है यहां पे गंध। गंध का, अगर मैं गंध के पर्यायवाची के बारे में भी बात कर लूं तो भैया घ्राण। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये चीज बहुत अच्छे से जान लो कि गंध का अर्थ यहां पे क्या है, घ्राण, और घ्राण ग्राही इसका मतलब गंध का पता लगाने वाले, जो कि नाक, नाक को बोलते हैं घ्राणग्राही। अब तुम्हें पिज्जा खाना है, और पिज्जा खा के तुम्हें रस लेना है, समझ में आ रही बात। और रस कहां से मिलेगा, जीभ से। इसका मतलब जीभ को क्या बोलेंगे, रस संवेदी ग्राही, ठीक है। अब सुनो, गरम गरम मम्मी ने मैगी वाला चम्मच तुम्हारे छुआ दिया, ऐसे कहे इधर कैसे एंट्री मार दिया, अभी मैगी पकी नहीं है, तो अब तुमने गरम गरम जब चम्मच छुआ तो इससे क्या हुआ, वो उष्मा तुमने ग्रहण कर ली। अब तुमने उष्मा ग्रहण कर ली तो इसको क्या बोलोगे भैया, उष्माग्राही। और वो उष्मा कैसे ग्रहण कर ली, अपनी त्वचा से। और त्वचा मतलब, अरे यही सब त्वचा ही तो है। यानी अगर मेरे से कोई पूछेगा 5 ग्राही कौन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे, प्रकाशग्राही आंख, फिर बताएंगे ध्वनिग्राही कान, फिर बताएंगे रस संवेदी ग्राही जीभ, फिर बताएंगे घ्राण ग्राही नाक, फिर बताएंगे उष्माग्राही त्वचा। पांचों के पांचों में से कोई भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से वो जान लो। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास नाक वाला और जीभ वाला, यहां से क्वेश्चन बनता है। बोलो क्या बात समझ में आ गई। क्या सर इसको नोट में बनाना है, यस माय डियर। अगर आप लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, आपको नोट ही करना पड़ेगा। बोलो क्या ये बात सारे बच्चे समझ गए। अगर तुम समझ गए तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे मांगता हूं, क्या तुम दे पाओगे, तुम अपना दिल हमको दे दो। बड़ी बड़ी चीज मांग ली गुरुजी आपने, एक प्यारी सी दिल वाली इमोजी और साथ में आग वाली इमोजी, क्योंकि अभी सर फुल फॉर्म में नहीं आए हैं। जैसे सर फुल फॉर्म के साथ में पढ़ाते हैं और अभी पढ़ाएंगे ना, क्योंकि अभी बहुत लंबा सेशन होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। चलो भाई आगे बढ़ेंगे मेरे लाल, आगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र बहुत लंबा चौड़ा इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अब इसको अब हमें डिटेल में पढ़ना है ना, तो भैया चलिए चलते हैं दूसरी दुनिया में। और दूसरी दुनिया हमारी ये वाला सॉफ्टवेयर, इसमें पढ़ाने में आता है मजा। अब बात करते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। अब आप ये सोचते होंगे कि सर एक बात, ये टॉपिक को पहले समझो अच्छे से। आप ये सोचते होंगे कि सर अगर मुझे किसी भी चीज को उठाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फोन यहां से उठा करके यहां रखना है ऐसे, सर ऐसे करके मास्टर हमको थप्पड़ मार देता है। कैसे मास्टर थप्पड़ मार देता है, मास्टर क्या करता है, सर हम ऐसे बैठे होते हैं, लिख रहे होते हैं, साथ में मोबाइल चल रहा होता है, मम्मी आती है चप्पल खींच के मार देती है कि तू पढ़ नहीं रहा है। मम्मी को कैसे पता चला, मम्मी तो इधर जा रही थी, बगल में कैसे देख लिया मम्मी ने। सर चींटी काटती है, काटती पैर में है, और कैसे हमको पता चल जाता है कि भैया चींटी उधर काट रही है।
क्या होता है बॉडी में ऐसा जिससे हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं? सर इंजेक्शन इधर लगता है, कभी कभी इधर लगता है, और सर जब इधर लगता है तो फिर हमको कैसे पता चलता है कि इंजेक्शन लग रहा है? ओए मैया इंजेक्शन लग गया, कैसे पता चलता है? इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यानी एक ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर ले, उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। समझ गए? उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है ना, तो ये नर्वस सिस्टम ही पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है और फिर वो अंग्रेजी बोलने लगता है। समझ गए ना तुम हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी ये नर्वस सिस्टम का सारा खेल है। इसको पता है कि तुम्हें क्या उठाना है, कैसे उठाना है। मस्तिष्क कैसे सिग्नल देगा कि भैया देख तो हम इधर रहे थे, लेकिन हमको पता है कि इधर सामान रखी है, ऐसे उठा लिया। समझ गए? ये काम कौन करेगा? ये मस्तिष्क करेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है एक सिस्टम जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। कैन आई कंटिन्यू? करो भाई कंटिन्यू। चलो देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। जंतु तंत्रिका तंत्र। अब ये जो जंतु तंत्रिका तंत्र होता है, ये दो टाइप का होता है। अब पहला जो होता है वो होता है हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बहुत अच्छे से समझना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यही बात तो तुम समझ गए होगे ना कि हम आखिर क्या बताए हैं, है ना? और इसको बोलते हैं परिधि। अब मैं ये भी समझाऊंगा, एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा मेरे लाल, बहुत अच्छे से आप तैयार कर लोगे। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना? ये हमें क्या मिल रहा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भैया एक ऐसा तंत्र जो बॉडी को क्या करे, ऐसा तंत्र जो बॉडी को, मैं अभी लिखा हुआ भी दूंगा, ऐसा तंत्र जो शरीर को क्या करे? शरीर का नियंत्रण करे। यानी शरीर का क्या कर दे? नियंत्रण करे। आ रही मेरी बात समझ में? शरीर का क्या कर दे? नियंत्रण करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु तंत्रिका तंत्र। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब ये होता है ना हमारे पास कितने टाइप का? ये होता है हमारे पास दो टाइप का। पहला टाइप कहलाता है हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा टाइप जो होता है उसको कहते हैं हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं चश्मा उतारता हूं और मेरे को तुम ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है? यह है मस्तिष्क। ये क्या है? यह है मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के पीछे यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे, तो आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है? अरे अभी कहां फाड़ा भाई, अब दिखाई दी? ये रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। अब इसके बाद इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। यानी अगर तुम चित्र बनाकर समझना चाहो तो मैं तुम्हें चित्र बनाकर समझाता हूं। देखो जरा ध्यान से, चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपको कहीं पर भी 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एक बार में चित्र बना लोगे ना, तुम्हें लगेगा अरे यार क्या बात है, आज तो मजा आ गई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत अच्छे से। ये आ गया मस्तिष्क, ठीक है? अब देखो, ये मस्तिष्क हो गया ना। अब देखो क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया इससे यहां से पीछे क्या होगी? रीढ़ की हड्डी होगी कि नहीं? रीढ़ की हड्डी बताओ, होगी ना रीढ़ की हड्डी? क्लियर होगी बात? अब ये जो आपको दो चीजें दिखाई दी, पहला जो आपको दिखाई दिया वो दिखाई दिया आपको मस्तिष्क। क्या दिखाई दिया? मस्तिष्क दिखाई दिया। और फिर उसके बाद फिर आपको क्या दिखाई दिया? मस्तिष्क के बाद आपको क्या दिखाई दिया? फिर आपको दिखाई दिया ये रीढ़ की हड्डी के अंदर एक बहुत प्यारी सी चीज जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु। अब ये जो आपको मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिला करके जो एक चीज बोली जाती है उसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी सर हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए कि जो आपको मस्तिष्क और आपका जो मेरुरज्जु है इसे मिलाकर के बनता है केंद्रीय तंत्रिका, इसको मिलाकर के बनता है केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र। बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? क्लियर हो गई ना इतनी बात? आगे सुनो मेरे सरकार बहुत ध्यान से मेरी बात को। आपने क्या कहा? मस्तिष्क है, फिर पीछे एक पाइप जैसी संरचना है जो कहां तक चली गई? नीचे तक दिखाई दे रही होगी चित्र में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। आगे चलेंगे। अब सुनो, अब हमारे शरीर में अगर मेरे को चींटी काटेगी तो यहां काटेगी, तो मेरुरज्जु को कैसे पता चलेगा भाई कि सर को चींटी काट रही है? तो इसके लिए इस मेरुरज्जु से कुछ और चीजें हैं जो निकली हुई है, और वो कौन सी चीजें हैं उनको समझते हैं। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं उनको समझते हैं। बहुत अच्छे से समझना। आज के बाद तुमको ऐसा लगेगा अरे भैया ये जो हमें साइंस कठिन लगती थी ना, ये साइंस को आसान बना दिया है हमारे सर ने। आपको ऐसा ही फील होगा, ऐसा ही फील होगा कि साइंस को सर ने आपके आसान बना दिया। अब ये जो मेरुरज्जु से कुछ और चीजें निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, ऐसे 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 ऐसे। ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, ये जो सिस्टम बन करके तैयार होगा, इस सिस्टम को बोलेंगे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? परिधीय। अभी मैं आपको एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा। परिधीय तंत्रिका, ये हो गया परिधीय, फिर हो गया तंत्रिका, और फिर हो गया तंत्र। यानी परिधीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र। आई होप मेरी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अब सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। अगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्योंकि मैं मैथ का टीचर भी हूं, मैं मैथ भी पढ़ाता हूं, मैं आपसे पूछूं परिधि क्या होती है? चलो भाई मुझे परिधि बताओ, तो तुम कैसे बताओगे परिधि को? सोचो एक बार, ये है तुम्हारे पास कुर्सी, और मैं तुमसे पूछूं इस कुर्सी की परिधि बताओ, कैसे बताओगे इस कुर्सी की परिधि? बोलोगे ये देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ये सर क्या इसकी परिधि है? यानी इस कुर्सी की ये क्या हो गई? परिधि हो गई। अब ये जो कुर्सी की तुम्हें परिधि दिखाई दे रही थी, वैसे ही अगर मैं तुम्हारे इस बॉडी की परिधि को पूछूं कहां है, तो आप बोलोगे सर देखो ये है, ये तुम्हें बॉडी की परिधि दिखाई दे रही है। और ये जो बॉडी की परिधि तुम्हें यहां पे दिखाई दे रही है, इसके लिए यहां पे एक तंत्र बनाया गया है, इसी को कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी परिधि का मतलब कि भैया उस बॉडी के किनारे, यानी ये तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। बोलो क्या समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर? आराम से समझ में आ गया? यानी समझ गए कि सर ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये भी दो पार्ट में टूटा होता है, और सर इसका एक पार्ट कहलाता है, एक पार्ट कहलाता है सर इसका मस्तिष्क, एक पार्ट कहलाता है इसका मस्तिष्क, और दूसरा कहलाता है हमारे पास मेरुरज्जु। क्लियर हो गई इतनी बात? और परिधीय तंत्रिका तंत्र अलग होता है। अब बच्चों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना लंबा नाम है, शॉर्ट में बता दो। सुनो, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी भाषा में इसको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहा हमने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अंग्रेजी में समझ गए? तो इसको शॉर्ट में कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, परिधि को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं पेरीफेरी, तो ये पेरीफेरिकल नर्वस सिस्टम होता है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है PNS। तो मेरे बच्चों को ये पॉइंट्स भी याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी बता दिया कि जो आपका जंतु तंत्रिका तंत्र होता है, उसका एक काम होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। यानी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र चाहिए जिसको बोलते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। ये दो पार्ट में होता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो टाइप में आप तोड़ दोगे, पहला भाग आएगा आपका मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन, और दूसरा पार्ट आएगा मेरुरज्जु। इज इट क्लियर टू यू? एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक तुम्हें समझ में आ गई इतनी बात? समझ गए? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। इसी चीज को यहां पर लिख करके बताया गया है, जो बातें अभी मैंने समझाई है। अब एक मन में बड़ा सवाल यह आता है कि सर ये जो होता है इसका काम क्या होता है?
ये क्या करता है? तो ये क्या करता है, इसका काम होता है सिग्नल भेजना, और सिग्नल को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं संकेत। इसका काम क्या होता है? इसका काम है सिग्नल भेजना। और सिग्नल कैसे भेजना मैं बताता हूं भैया, मैं बताता हूं। चलो अब तुम जरा मेरी बात को थोड़ा सा दिल और दिमाग से सोचने की कोशिश करना। सोचो, सर कोई मार्कर चलता हो काला वाला दे दो मेरे को, कोई बढ़िया सा चलता हो तो। अब सोचो एक बार तुम कि हमारी ये बॉडी है और मेरे को यहां चींटी काट रही है, यहां मतलब इस हाथ में काट रही है। समझना मेरी बात को, चींटी ने मेरे को यहां पर काटा। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा बेटा। यहां पे तुमको चींटी ने काटा, अब चींटी यहां काट रही है और ये सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक या मेरु रज्जु तक जाएगा। अभी तो तुम यही बात जानो, फिर आगे सिखाएंगे कि कहां जाएगा। ठीक, तो अभी ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि जो सिग्नल होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा हमारे कहां पर, मस्तिष्क तक जाएगा। और इसको ले जाने के लिए शरीर के अंदर छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर मुझे चींटी ने काटा, मुझे इस बिंदु पे चींटी ने काटा। अब चींटी यहां काटेगी तो फिर अब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी सेल होती हैं, जो सेल क्या करेंगी, यहां पे चींटी काटेगी, सिग्नल को आगे ले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो सेल होगा वो सेल क्या करेगा, फिर सिग्नल को ले लेगा, कहेगा अरे भैया हमारे मालिक को चींटी काट रही है, जल्दी से ये सिग्नल जो है ना मालिक के मस्तिष्क तक पहुंचाओ और उधर से वापस से सिग्नल लाओ कि चींटी को फड़ाक से मारो, मालिक नहीं है तुम्हें काट लेगी। समझ गए? दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। समझते हैं? ये चींटी ने काटा, यहां पे एक कोशिका है, वो सिग्नल आगे ले जाएगी, फिर उसके बाद आगे इधर ले जाएगी, फिर उसके बाद यहां पर आगे फिर से ले जाएगी। ये सिग्नल ऐसे 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 करते करते हमारे मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या फिर हमारे मेरु रज्जु तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली कहां पहुंचते हैं वो तुम्हें चैप्टर में आगे समझ में आएगा। समझ गए इतनी बात? तो ये सिग्नल ऐसे जाते हैं, जैसे यहां पर मैं बना करके दिखा रहा हूं। कैसे जा रहे हैं? इस तरीके से जा रहे हैं, और वो चीजें अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। और ये सिग्नल कहां पहुंचे? ये सिग्नल पहुंचे मस्तिष्क में। मस्तिष्क ने सोचा ओ अब ये चींटी काट रही है इधर, है ना, चींटी काट रही है इधर, ये सिग्नल पहुंचा मस्तिष्क से, वापस से सिग्नल आया। सुनते जाना बच्चों, मस्तिष्क से वापस से सिग्नल आया, और वापस से सिग्नल क्या आया मैं बताता हूं। वापस से सिग्नल ये आया कि भैया जल्दी से अपना ये हाथ उठाओ, जल्दी से अपना ये हाथ उठाओ और उठा करके इस चींटी को मारो। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ऐसे चलता है हमारा दिमाग। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? अब तुम्हारे मन में फिर सवाल आ रहा होगा, सर जो ये आपने इस तरीके की संरचनाएं बनाई हैं ये क्या है? आ रहा है सवाल? चलो इसको समझते हैं। जब तुम 9th क्लास में थे तो तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, और वो टॉपिक क्या था मैं बताता हूं। वो टॉपिक था तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ गई? अब ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है सर, इसको थोड़ा डीप में बताना, मैं समझाता हूं। जो ये तंत्रिका कोशिका आपको यहां दिखाई दे रही है, इसका काम क्या होता है मैं बताता हूं आगे, यहां पर इस चित्र में, यहां पर कि जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या करती है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है। यानी सर समझ गए कि जो तंत्रिका कोशिका है वो उससे मिलकर के क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो बनता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। अभी मैंने क्या बताया था, मस्तिष्क। मस्तिष्क में बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं, अरबों करोड़ों अरबों तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और ये क्या करती हैं, इनका काम है सिग्नल पास करना। सर थोड़ा फनी भाषा में समझाओ, थोड़ा कठिन कठिन लागत है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूं बहुत फनी भाषा में। सुनो बात को। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारी मम्मी है, बहुत अच्छे से समझना तो तुम्हें अब सारा जितनी बोरियत है वो निकल जाएगी। और ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारे आसपास पड़ोस वाली क्या है, आंटी जी हैं। और ये कौन है, ये तुम्हारी मम्मी जी हैं। अब मम्मी और आंटी, बहुत अच्छे से सुनो, मम्मी इधर से सिग्नल देंगी, क्या सिग्नल देंगी कि सुना
आज पड़ोसी के यहाँ रामायण है, और रामायण इसलिए कराई जा रही है क्योंकि उनकी 25वीं एनिवर्सरी है। समझ गए? तो ये सिग्नल किसने भेजा? मम्मी ने भेजा। आंटी को मिला, आंटी ने क्या किया? वो सिग्नल दूसरी आंटी को दिया, फिर तीसरी आंटी को दिया, और फिर उसके बाद इस तरीके से करते करते पूरे गांव में बात फैल गई। ये क्या हुआ? इस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करता है। और यहाँ पे जो आपकी जो मम्मी है, जो आपकी आंटी है, ये कौन है? ये यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का काम कर रही है। यानी सर समझ गए कि जो तंत्रिका कोशिका है, वो तंत्रिका कोशिका क्या करेगी? वो संकेत को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी बॉडी में, हमको चींटी काटेगी, मस्तिष्क तक जाएगी। यानी सर समझ गए, इतना आसान भाषा में बताया आपने कि भैया कि मम्मी वाली बात सर बहुत अच्छे से दिल पे लग गई कि जो तंत्रिका कोशिका है सर, इसका काम है संकेतों को, इसका काम है संकेतों को, बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसका काम है संकेतों का वहन करना। वहन करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये इसका काम है। अब तुम आराम से सर समझ में आ गई। अब सर बताओ, मम्मी के पास तो होती है 2 नाक जिनसे सूंघ लेती हैं, मम्मी के पास 2 आंख हैं जिनसे देख लेते हैं कि आज पड़ोसी के यहाँ पे जो है रामायण थी, उन्होंने सिग्नल पहुंचा दिया आंटी को। सर हमारी बॉडी में जो तंत्रिका कोशिका है या ये जो नर्व शेल है, इसके पास कौन कौन सी चीजें हैं? ये कैसे सिग्नल लेती है, कैसे सिग्नल छोड़ती है, इसके बारे में बताओ। चलो डिटेल में समझते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और वो ये पूछा जाता है कि भैया तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं हुआ है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, 2023 में, 2024 में, सर सब कुछ बढ़िया है। ये 2025 में। अब समझते हैं कि भाई तंत्रिका कोशिका का चित्र कैसे बनता है। चलिए मेरे साथ में बनाइए क्योंकि पेपर में बनाना पड़ेगा, मेरे साथ में बनाइए क्योंकि पेपर में बनाना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद ये इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई। अब आगे देखो कैसे बनेगा ये चित्र। भाई इसका कोई डेफिनेट ऐसे शेप नहीं है कि सर हम ऐसे ही बनाएंगे तो ही क्या हमको नंबर मिलेंगे, क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओगे तभी जा करके आपको नंबर मिलेगा। आप जैसे मैं बना रहा हूं ना, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूं, और ऐसे ही बनाना है मेरे लाल, ठीक है? ऐसे ही बनाना है। चलो अब आपको समझ में आ रही होगी बात। अब ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा और इसको पतला कर दो, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? चलो ऐसे, ठीक। अब सुनिए, इसको थोड़ा सा हमें और क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें लटाएं जैसी निकालनी पड़ेंगी। जैसे मम्मी नहीं बाल बना के जा रही थी चलते हुए, वैसे ही बनाना पड़ेगा गुरुजी इधर। तो ये ऐसे 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 कर सकते हो, ठीक है? ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। कोई ऐसा डेफिनेट शेप नहीं है, इसमें 3 भी लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब ये बात तो सर अच्छे से समझ में आ रही है। सर ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है, ये कोशिका का आगे का हिस्सा होता है, और सर यहाँ पे जो है ना इसका केंद्रक होता है। सर यहाँ पे सर ये क्या होता है, इसका केंद्रक होता है। क्लियर हो गई ये बात? और सर ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको द्रुमिका बोलते हैं। अभी नाम लिख दूंगा मैं, निश्चिंत रहो। और सर फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से उभरी उभरी हुई चीजें ऐसे होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिकाच, यानी तंत्रिका का अच, तंत्रिकाच। क्लियर हो गई बात? ऐसे बनाते हैं सर इसको। आगे बात समझ में? ऐसे बनाते हैं सर इसको। फिर उसके बाद सर अगर हम अब आप क्या मेरा चित्र बन गया? यस माय डियर, तुम्हारा चित्र बन गया। चलो देखो अब बच्चों, जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं केंद्रक। किसका केंद्रक होता है? कोशिका का केंद्रक होता है। और इसके बारे में डिटेल में आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 10th में इतना ही काम आएगा। फिर दूसरी चीज, ये जो आपको लटाएं जैसी चीजें दिखाई दे रही, इनको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है द्रुमिका। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये आ गया हमारे पास द्रुमिका।
ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से? इसे क्या बोलेंगे? द्रुमिका। अंग्रेजी भाषा में डेंड्राइट कहा जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बात बोलूं आपसे, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक करने में कमी क्यों? क्यों भाई कमी? अगर नहीं शेयर करोगे दोस्तों के साथ, तो हमें हमारी एनर्जी का फल कैसे मिलेगा? है ना? बात समझ में आ रही है? तो भाई ये अपना काम कर देना। सर और भी कुछ चीजें होती हैं क्या? अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, पर उसके लिए मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? आ रही बात समझ में? उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करके कोई भी चीज ऐसे बना देना। फिर उसके बाद सर इसके अंदर डॉट 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 बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको सर क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। लेकिन सर इसको सर कुछ और कहते हैं क्या? हमने कुछ और पढ़ा है किताब में, तो सुनते जाना, बस ऐसे बिंदु 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 बना देना। ठीक, इसको कहा जाता है कोशिका काय। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहा जाता है? कोशिका काय। तो इसे कहा जाता है कोशिका काय। अंग्रेजी भाषा में साइटोन। आ रही बात समझ में? ये हो गया कोशिका काय। फिर आगे देखो, ये जो हिस्सा सर हमको दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है सर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तंत्रिका का अक्ष, यानी तंत्रिकाक्ष। समझ में आ रही बात? इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और सर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। क्लियर हो गई ये बात? इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। बोलो समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये है तुम्हारी तंत्रिका। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो जरा ध्यान से। अब मान लो हमारी बॉडी में ये तंत्रिका है, दिखाई दे रही है कि नहीं लल्ला? अब मान लो ये तंत्रिका है, और इस तंत्रिका में आगे तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? आगे ये तुम्हें द्रुमिकाएं दिखाई दे रही हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये तुम्हें आगे द्रुमिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब क्या होगा कि जब ये द्रुमिकाएं यहां पर चींटी काटेगी, तो वहां से क्या लेंगी? सिग्नल लेंगी। क्या सिग्नल लेंगी? कि मालिक आपको चींटी काट रही है। और जब ये चींटी यहां से काटेगी, वो सिग्नल को लेकर के पहले कहां पहुंचेंगी? इस कोशिका के अंदर, यानी कोशिकाएं के पास, और अंदर से होते हुए, इस तंत्रिकाक्ष से होते हुए, जब आखिरी में यहां पहुंचेंगी, आखिरी में, अब तो रास्ता खत्म। अब तो रास्ता खत्म। अब क्या करें? तो अब अगली आंटी बैठी हैं, यानी अगली तंत्रिका कोशिका बैठी है, और उस अगली तंत्रिका कोशिका को वो सिग्नल दे देती है। कहते हैं लो भैया अब मेरा काम खत्म है, अब आगे आप लेकर के जाओ। और ये हमारी बॉडी में होती है। क्लियर हो गई ये बात? ये हमारी बॉडी में होती है ये सारी प्रोसेस। यानी सर हम समझ गए कि अब जो सिग्नल आते हैं गुरुजी, वो यहां से आते हैं। यानी सिग्नल पहले यहां आएगा, या फिर यहां आएगा, या यहां आएगा, यहां आएगा, ऐसे करके आएगा। फिर सर ये सिग्नल जो है, सिग्नल का मतलब समझ रहे हो? संकेत। संकेत का मतलब समझ रहे हो? सूचना। काहे की सूचना? चींटी काटी है मास्टर। तो अब ये बात समझ में आई हमको कि चींटी काटेगी, वो सूचना ग्रहण करेगी द्रुमिका, और वो फिर अंदर लेकर के ऐसे जाएगी, और फिर गुरुजी तंत्रिकाक्ष से रास्ते से होते हुए यहां पहुंचेगी, और यहां पे वो सिग्नल छोड़ देगी। क्या करेगी? वो सिग्नल छोड़ देगी। बात समझ आ रही? अब क्या करेगी? अब अगली दूसरी वाली हमारी क्या तैयार है? कोशिका तैयार है। कह रही अरे रुको, मैं सिग्नल लेकर के आगे जाऊंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? वो आगे काम वो करेंगे। यानी प्रोसेस कुछ ऐसे चलती है। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं बेटा पेपर में, तभी तुम आराम से समझ पाओगे चैप्टर को। ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलती है। देखो ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलती है। ये वाला चित्र भी आपको बना लेना है, जो मैं अभी बना रहा हूं ना, ये वाला चित्र आप बना लेना, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा आपसे। ऐसे करके बना लेना, ठीक? थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, बाद में छोटा कर देंगे, ठीक है? ऐसे। क्लियर? ऐसे। अब ये ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक? अब उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। अब मान लो ये एक द्रुमिका है,
है ना। ये एक कोशिका है मतलब तंत्रिका, और ऐसी अगली तंत्रिका कोशिका होगी ऐसे। अब सिग्नल कहां से आएगा? सिग्नल यहां से लिया जाएगा, ठीक। वो सिग्नल फिर यहां से कैसे जाएगा ये भी पूछा जाता है, ये चित्र भी पूछा जाता है, बना के पूछते हैं। 2024 के पेपर में आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है, सेम चित्र बना देते हैं और एरो बना के पूछते हैं भैया कौन सा सही है। तो सिग्नल कहां से आएगा? पहले सिग्नल द्रुमिका से कहां पहुंचता है? इधर, फिर तंत्रिकाक्ष में, फिर तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा के पास छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद ये फिर अगली द्रुमिका सिग्नल ले लेती है, फिर अगले तंत्रिकाक्ष में जाता है, फिर अगले तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा में फिर छूट जाता है। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि जो सिग्नल होता है वो द्रुमिका से शुरू होता है और तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पे जाता है। अब सर एक बात बताओ, मम्मी जब सूचना पड़ोस वाली आंटी को देती है तो वो तो सूचना दे रही थी कि गुरुजी रामायण जो है उनके घर में हुई है, इसलिए 25वीं एनिवर्सरी है इसलिए रामायण हुई है। लेकिन ये द्रुमिका कौन सी सूचना दे रही है गुरुजी? और अगर ये दे रही है, मम्मी तो बोलती है तो वो ध्वनि के रूप में जाता है। समझने वाली बात है, साइंस लगाओ कि मम्मी ने तो जब आंटी को बोला ना कि पड़ोसी घर में रामायण हो रही है, तो ये तो ध्वनि के रूप में गए सिग्नल, समझिए ना, ध्वनि के रूप में गए। पर सर ये द्रुमिका जब सिग्नल पास करेगी आगे तो ये किस रूप में जाएंगे? ये सोचने वाली बात है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। सुनिए, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। जब सिग्नल चींटी देती है तो चींटी तो केमिकल छोड़ेगी ना, तो वो सिग्नल आएगा रासायनिक पदार्थ के रूप में। यानी सिग्नल कैसा आएगा? सिग्नल आएगा रासायनिक पदार्थ के रूप में, समझ गए। फिर उसके बाद वो सिग्नल जब रासायनिक पदार्थ के रूप में होगा, फिर जब उसको ये यहां पर इसके अंदर जाएगा तो वो होगा विद्युत आवेग के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। और फिर जितनी देर ये विद्युत आवेग, यानी विद्युत आवेग क्या होता है वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिक इंपल्स, समझ गए। विद्युत आवेग के रूप में सिग्नल, ये पूछा जाता है कि भैया तंत्रिका कोशिका किस रूप में सिग्नल को पास करती हैं, तो विद्युत आवेग के रूप में पास करती हैं। और जब यहां पे छोड़ेंगी तो फिर ये केमिकल रूप में बन जाएगा, यानी फिर से क्या बनेगा? रासायनिक पदार्थ बन जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सर एक बात बताइए, हमारे मन में बड़ी देर से सवाल आ रहा है कि सर हमारी मम्मी जब खड़ी होती है छत के ऊपर, समझिए हमारी मम्मी जब छत के ऊपर खड़ी होती हैं तो आंटी जब उनको दिखाई देती हैं तो मम्मी झांक झांक के बताती हैं कि सुनो उनके यहाँ रामायण हो रही है। और ये मम्मी अपनी छत पे खड़ी होती हैं, आंटी अपनी छत पे खड़ी होती हैं। समझिए, मम्मी अपनी छत पे खड़ी हैं और आंटी अपनी छत पे खड़ी हैं, ठीक। अब मम्मी और आंटी के बीच में एक खाली जगह है, एक खाली जगह है मम्मी और आंटी के बीच में, क्योंकि मम्मी अपनी छत पे खड़ी होकर बतला रही हैं, आंटी अपनी छत पे खड़ी होकर बतला रही हैं। इस खाली जगह को कहते हैं गुरुजी गलियारा। लेकिन गुरुजी जब ये हम लोग यहाँ पे तंत्रिका कोशिका के बीच में एक हमको खाली जगह मिलती है तो इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? यही क्वेश्चन 2025 के पेपर में आया है। और इस खाली जगह को बोलते हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। समझ गए? इस खाली जगह को बोलते हैं सिनेप्स। और जो ये सिनेप्स होता है ना, इस सिनेप्स का एक दूसरा नाम भी है जिसको अभी हम आगे बताएंगे लिख करके, अंतःग्रथन। ये यहां पर लिखना अभी जगह नहीं है, आगे भी लिख करके बताएंगे। समझ गए बच्चों? क्लियर हो गई इतनी बात? यानी एक क्वेश्चन बनेगा कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनेप्स, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अंतःग्रथन। ये खाली जगह होता है। और ये खाली जगह जो होता है, इस खाली जगह को हम लोग रिक्त स्थान भी बोलते हैं। यानी जो सिनेप्स है वो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में खाली जगह है, और ये खाली जगह तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरा और तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के बीच का है। बोलो क्या समझ गए? क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर हुआ यहां तक? एक बार फटाफट से बताइएगा। सर किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ज्ञानोदय पे कॉन्सेप्ट की बारिश हो रही है, जिसको नहाना है वो आ जाए। थैंक यू सो मच।
सर आपने जो चित्र बनवाया है तो क्या हम इसको बना सकते हैं? यस, आपको डियर ये वाला चित्र बनाना पड़ेगा। और जो ये वाला चित्र हमने बनाया है, कौन सा वाला? ये वाला, जो यहाँ से लेकर के इतना हमने और जो ये चित्र बनाया है, प्लीज इसको भी आपको बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है? आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा अलग से, और इसको भी बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बातें? थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? अच्छे से समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम कुछ और चीज को समझते हैं। सर हम तंत्रिका कोशिका तो समझ गए, सर हम तंत्रिका कोशिका तो समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, और इन चीजों में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ऐसा सवाल हमसे कई बार पूछा गया है। ठीक सुनो, तो अब ये सवाल, इसको डीप में पढ़ना है क्योंकि ये लॉन्ग में आएगा। अब ये अब लॉन्ग में आएगा। चलिए इसको समझते हैं कि भैया ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। चलिए ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक चूहा दौड़ रहा है, और चूहा दौड़ रहा है, तो हमने लिखा उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया, उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? सर टाइम क्या हुआ है अभी? 8-9। क्या हाल चाल है सर? तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब सर इसके उदाहरण बता दो। ये बात तो सर समझ गए। सर अब इसका उदाहरण बता दो कि आखिर ये क्या कहना चाहते हो आप। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने कहा चूहा दौड़ रहा है और बिल्ली झपट्टा मार दे, तो ये क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, है ना? यानी उदाहरण बताया हमने, उदाहरण हमने बताया कि भैया चूहे को देखकर बिल्ली का झपट्टा मार रहा है ना? चूहे को, अभी इसमें डिटेल में चीजें पढ़नी है, चित्र बनाना है, क्योंकि वही तो पेपर में आएगा 4 नंबर का। चूहे को देखकर बिल्ली का झपट्टा मारना, है ना? अब चूहा क्या है? चूहा क्या है? ये सब अभी पीछे पढ़ा करके आए हैं कि चूहा क्या है? उद्दीपन है। बिल्ली का झपट्टा मारना अनुक्रिया है ना? तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, जैसे सूर्य के प्रकाश में आंखों का सिकुड़ना। ठीक, चलो अब इसमें चित्र बनाएंगे और चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये चीजें जो अभी मैं बताने जा रहा हूं ये आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, और यहां पे फिर तुम गलती करके आओगे। ठीक, अब प्लीज मेरी बात को समझना। जैसे मान लो मुझे यहां पर चींटी काटेगी, प्लीज मेरी बात समझना, और यहां से टॉपिक बनेगा। मुझे यहां चींटी काट ले। अब मुझे अगर यहां चींटी काटेगी और ये सिग्नल पहले हमारे मस्तिष्क में जाएगा, फिर मस्तिष्क ये डिसीजन लेगा कि भैया हाथ उठाना है और इधर मारना है, तब तक तो बड़ी देर हो चुकी होगी, तब तक तो चींटी अपना काम कर चुकी होगी, है ना? हम एक पिन ले लें या पेन ले लें, नुकीला एकदम, या कील ले लें कोई, और हमारा दोस्त बैठने जा रहा था, और जैसे मैंने रखा, दोस्त बैठा, पीछे से टच हुआ, दोस्त अचानक से उठ खड़ा हुआ। अब ये जो दोस्त अचानक से उठ खड़ा हुआ, अगर ये डिसीजन मस्तिष्क ने लिया होता तब तक तो देर हो जाती। यानी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, इसका जो डिसीजन लेता है, ये डिसीजन मस्तिष्क नहीं लेता, मस्तिष्क के कंट्रोल में ये चीज नहीं होती। तो सर अब बताओ, मस्तिष्क ही तो हमारे शरीर में हर चीज है, और मस्तिष्क की क्रिया को कंट्रोल नहीं कर रही है, तो मस्तिष्क के अलावा दूसरी ऐसी कौन सी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जो इस चीज को कंट्रोल कर रही है कि मैं बैठने चला, मेरे दोस्त ने नीचे कील रख रखी थी, जैसे मेरे को जरा सा चुभी, मैं अचानक से खड़ा हो गया। ये किसने एक्शन ले लिया? आखिर ये किसने किया? ये काम करता है मेरुरज्जु। यानी प्रतिवर्ती क्रिया के ऊपर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो। क्या बताया मैंने? मैंने कहा एक बहुत प्यारा सा नोट लिखा। हमने लिखा कि मस्तिष्क
मस्तिष्क, या ऐसे लिख सकते हो इस क्रिया पर या प्रतिवर्ती क्रिया पर, प्रतिवर्ती क्रिया पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब मन में ये सवाल है कि आखिर फिर ये क्रिया कौन नियंत्रित करती है? ये क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। कैसे? चित्र बना के समझेंगे। ठीक, तो लिखेंगे कि यह क्रिया फिर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यह क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा चित्र बना करके समझेंगे। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? इतने जल्दी से बता दो, इतना जल्दी से बता दो कि इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। यहां तक सभी को क्लियर? चलो, तो अब जरा हम चीजों को और समझते हैं चित्र बना करके। अब ये चित्र बनाना है, इंपॉर्टेंट है, और इसको जी ये इंपॉर्टेंट चित्र है। और सुनो, ये चित्र तुम्हें बोर्ड पेपर में बना करके ही आना है। और अब हम तुम्हें ये सिखाने जा रहे हैं कि जब दोस्त तुम्हारा आप पीछे से पीछे कील लगाए तो फिर वो क्रिया मेरुरज्जु तक कैसे वो सिग्नल मेरुरज्जु तक कैसे जाएगा और वापस से तुम्हारा हाथ उठेगा और दोस्त के गाल पे लप से पड़ेगा कि कील रखता है, तुमको समझ में नहीं आता कि भैया हमें कील चुभ जाती तो भी क्या होता, आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है। ये काम अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं बहुत प्यार से, और ये चित्र तुम्हें पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। समझ गए? सुनो, अच्छे से सुनो। अब मान लो कि भैया तुम्हारे पास ये तुम्हारा हाथ है, ये बात तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास ये तुम्हारा हाथ है। कैसे हाथ है? ये देखो। ठीक है, अच्छे से समझना चीजों को। ये तुम्हारा हाथ है और ये हाथ अभी एक नीचे क्या है, एक गरम गरम मम्मी जो है क्या रख के गई है? बर्तन। और इस गरम गरम बर्तन से ये क्या निकल रहा है? ये निकल रही है इससे भाप। ये क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। और नीचे से इस बर्तन में जो है ये क्या है? गर्म है पूरी तरीके से। यानी ये बर्तन कैसा है? ये बर्तन पूरी तरीके से गर्म है ना? और आप इसके पास अपना हाथ लेकर के जाते हो। अब ये हाथ जो है आपका, अच्छे से समझना, ये जो आपका हाथ है, इस हाथ के, ये जो आपका हाथ है, ये हाथ किससे कनेक्ट है मेरा? ये हाथ किससे कनेक्ट है मेरा? पीछे मेरी ये मेरुरज्जु से। राइट, समझ में आ रही बात? तो अब ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अब ये जो मेरुरज्जु से कनेक्ट है हमारा हाथ, ये हमारी बॉडी, हमारे इसमें मेरुरज्जु से कनेक्ट है। तो अब इस चित्र को देखो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बनाना है आपको, मेरे साथ में बनाना है। देखो, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप जितना डिटेल में चीजों को समझोगे आपको उतना ज्यादा साइंस आसान लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई इसमें सच में सर कुछ था ही नहीं, सर सच में इसमें कुछ नहीं था। ठीक, तो आपको ये चीज तभी ऐसा फील होगा, तभी ये चीज आप सीखोगे जब आप इसको बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, ऐसे आपको ये बहुत चीजें कठिन लगेंगी, आपको लगेगा अरे भाई ये क्या चल रहा है इधर। मैं आपको आसान से आसान बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलो, तो अब आपने देखा कि भैया, आपने क्या देखा कि ये गर्म था, और गर्म था यानी ये क्या था? उष्मा थी इसमें हीट थी। यानी इसमें क्या था? इसमें थी उष्मा। मैं नीले कलर से, इस कलर से लिख रहा हूं। इसमें क्या थी? इसमें थी उष्मा। और उस उष्मा को हमारे हाथ ने, यानी इस हाथ ने क्या किया? उष्मा को ग्रहण कर लिया। यानी ये उष्माग्राही ने इसको ग्रहण किया। अब ये सिग्नल कहां पहुंचा? ये सिग्नल कहां पहुंचा? ये सिग्नल हाथ से होते हुए, इस हाथ से होते हुए, यहां से होते हुए कहां पहुंचा? ये सिग्नल पहुंचा हमारे कहां पर? मेरुरज्जु के पास। कहां पहुंचा? ये सिग्नल पहुंचा मेरुरज्जु के पास। इस मेरुरज्जु के पास सिग्नल पहुंचा, और मेरुरज्जु के पास सिग्नल पहुंचा। मेरुरज्जु चाहता तो ये सिग्नल आगे मस्तिष्क को भेजता, लेकिन जब तक मस्तिष्क वापस से सिग्नल देता कि भैया हाथ उठाओ, तब तक हाथ जल जाता। बात समझ में आ गई? तब तक हाथ जल जाता।
यानी सर समझ गए कि जैसे अगर बाहर से कोई अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, और तुम्हारे घर पे कोई बाहर क्या है, गेटमैन बैठा है, तुमने उसको बता रखा है कि अगर कोई अटैक करे मेरे से पूछने मत आना, पहले ढिचका 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 गोली चला देना। समझ गए ना? बस वही काम मस्तिष्क ने मेरुरज्जु को दे रखा है कि सुनो, अगर कोई ऐसा सिग्नल आए ना कि जहां पर तुम्हें लगे कि हमारी बॉडी के किसी भी एक पार्ट को नुकसान हो जाएगा, वहां बेटा तुम एक्शन ले लेना, और उसके बाद उस एक्शन से वापस से क्या कर लेना, उस घटना को मैनेज कर लेना। समझ गए? यानी जैसे ये सिग्नल मेरुरज्जु के पास पहुंचा, मेरुरज्जु ने सोचा कि अरे अगर हम सरदार के पास जाएंगे, अर्थात हम मस्तिष्क के पास जाएंगे, तो मस्तिष्क क्या करेगा, जब तक सिग्नल देगा तब तक तो मालिक कहां जल जाएगा। इस मेरुरज्जु ने वापस से सिग्नल भेजा, और वापस से सिग्नल कहां भेजा, वापस से सिग्नल कहां भेजा, वापस से सिग्नल भेजा इस हाथ की इस वाली पेशी कोशिका को, और कहा सुनो जल्दी से हाथ हटा लो। बात समझ में आ रही? जल्दी से हाथ हटा लो नहीं तो हाथ जल जाएगा। यानी उष्मा थी, फिर उष्माग्राही हुई, फिर उष्माग्राही के बाद फिर क्या हुआ, वो सिग्नल कहां पहुंचा, मेरुरज्जु में। ये मेरुरज्जु हो गया आपका, तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु में पहुंचा। बहुत आसान चित्र बनाने की कोशिश करी है हमने। ये मेरुरज्जु में पहुंचा, मेरुरज्जु ने वापस से क्या किया, सिग्नल लिया। यानी ये किसको दिया, इसने दिया आपके हाथ को, यानी ये कार्यकर को दिया। किसको दिया, कार्यकर को दिया। कार्यकर का मतलब क्या होता है, पेशी कोशिका को दिया, ठीक। यानी पेशी कोशिका को दिया, पेशी अंग जिसे ये है ना। और फिर वापस से क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई। यानी हाथ आपका हट गया, हाथ क्या हुआ, हट गया, और हाथ हटा तो क्या हुआ, अनुक्रिया हो गई। यानी सर हम समझ गए, सर हम बहुत अच्छे से ये बात समझ गए, बहुत अच्छे से सर हम ये बात समझ गए कि देखिए सर, बहुत अच्छे से इस बात को हम समझ गए कि सबसे पहले सर क्या हुआ, सबसे पहले मैं लिख करके बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपके हाथ से उष्मा जो थी वो कहां पहुंची, उष्मा जो कहां पहुंची, वो उष्मा को उष्माग्राही ने लिया। फिर उष्माग्राही को उसने कहां दिया, जैसे आप यहां देख रहे थे, क्या कहां दिया, ग्राही अंग को दिया, यानी त्वचा को दिया। यानी किसको दिया, त्वचा को दिया। वो त्वचा में पहुंची, त्वचा से फिर कहां पहुंची, फिर पहुंची मेरुरज्जु में। बहुत अच्छे से सुनो, मेरुरज्जु के बाद फिर वो कहां पे आई, वो आई पेशी कोशिका के पास। सुनिए, रटना नहीं पड़ेगा आपको, मैं आसान भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। किसके आई, ये आई आपकी पेशी कोशिका के पास। और फिर पेशी कोशिका के बाद फिर हो गई, हाथ आपका हट गया, यानी आपकी अनुक्रिया हो गई, ठीक। यानी कहां पे आई, पेशी कोशिका, यानी पेशी अंग ने हाथ हटा दिया, ठीक। और फिर उसके बाद अनुक्रिया हो गई। यानी अब मैं इसको साइंस की भाषा में समझाता हूं। यानी पहले उष्मा, यानी पहले उद्दीपन हुआ, है ना, उद्दीपन हुआ। फिर उसके बाद उसपे त्वचा ने, यानी कि ग्राही अंग ने उसको ग्रहण किया। फिर वो मेरुरज्जु के पास पहुंचा। फिर उसके बाद मेरुरज्जु ने क्या किया, सिग्नल वापस से भेजा, जिसको हम कार्य कर बोलेंगे, यानी वापस से कार्य किया उसने। और फिर उसके बाद हाथ हट गया, यानी अनुक्रिया हो गई। अब मुझे बताओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? एक बार मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ गई? थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपसे पढ़कर कोई भी टॉप कर सकता है। थैंक यू, राधे राधे, थैंक यू, राधे राधे भाई सभी को, है ना। एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ना, प्रतिवर्ती क्रिया। अगला टॉपिक, अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास मानव मस्तिष्क, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये जो आपने अभी यहां पे एक चित्र बनाया, इस चित्र में जो यहां पे आपको ये चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, इसको कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। अब मन में सवाल आ रहा होगा, प्रतिवर्ती चाप क्या है? वह पथ
जिसमें ये पूरी क्रियाएं हो रही हों उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ गए? यानी वह पथ जिसमें क्या हो रहा हो, जिसमें उद्दीपन के प्रति क्रिया हो रही हो। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मानव मस्तिष्क। और ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष मानव मस्तिष्क से प्रश्न ना आता हो, चाहे वो 2020 का वर्ष हो, चाहे वो 2022 का वर्ष हो, चाहे वो 2023 का वर्ष हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, ये टॉपिक पूछा ही जाता है। और ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिस वर्ष में यहां से प्रश्न ना बनता हो। क्या आप लोग तैयार हो? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, यस सर आई एम रेडी, इस टॉपिक को समझने के लिए। क्योंकि एक बात याद रखना, चीजें इसमें आपको लाइव मिलेंगी, जो लाइव देखोगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलिए अब मैं आपको मानव मस्तिष्क समझाना शुरू करता हूं। बहुत डिटेल वाला टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क। ठीक, मानव मस्तिष्क को समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। ये चित्र भी आपको मैं बना करके दिखाऊंगा क्योंकि इसको पेपर में बनाना होता है। तो अगर बच्चों हम लोग बात करें तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जैसे मैं बहुत फनी लैंग्वेज में इसको समझाने वाला हूं, इतनी फनी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि आप सोचोगे सर वाकई में इससे पहले हमने अगर ऐसे पढ़ा होता तो मुझे जिंदगी भर याद रहता। आज तुम्हें मैं ऐसे बताऊंगा ना कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। एक ऐसा एग्जाम्पल लूंगा, कौन सा एग्जाम्पल लूंगा मैं बताऊंगा कि एक थे चाचा, उनके 3 बहुएं और उनके 3 लड़के, और तुम्हें मानव मस्तिष्क तैयार। फिर तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ेगा। फिर चाचा के लड़का बच्चा सबको मिला करके एक थ्योरी बना देंगे और वो कहानी याद कर ली, ये कहानी अपने आप याद हो जाएगी। याद ही नहीं करना पड़ेगा, रटना ही नहीं पड़ेगा। मतलब समझो, मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अब मस्तिष्क के 3 भाग कौन से होंगे मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे इमेजिन करो कि ये तुम्हें एक यहां पे मस्तिष्क दिखाई दे रहा है। आगे से देखोगे तो अग्र मस्तिष्क, पीछे से देखोगे तो पश्च मस्तिष्क, और अगर बीच से देखोगे तो मध्य मस्तिष्क। सिंपल है, खत्म हो गया। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि भैया इसके 3 भाग कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं, पहला जो आगे से दिखाई दे, और जो आगे से दिखाई दे उसका मतलब अग्र मस्तिष्क, जो पीछे से दिखाई दे उसका मतलब पश्च मस्तिष्क, और जो आपको बीच में दिखे उसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। पर सर इनको थोड़ा डिटेल में बताओगे तो और मजा आएगा। अगर आप इनको डिटेल में बताओगे तो सर और मजा आएगा। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक, इनको थोड़ा अब डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये तो अभी हमने चीजें आपको सिंपल सी बताई थी। ठीक, अब डिटेल में समझते हैं। हमने कहा कि मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। और तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? तीनों भाग ऐसे होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है हमारे पास अग्र मस्तिष्क। पहला भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। नोट करना इसको, पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो भाग होता है, ये पहला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। अच्छे से समझना, फिर मैं इसको चित्र बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला भाग समझ गए सर। जो दूसरा भाग है हमारे पास वो है हमारे पास मध्य मस्तिष्क। दूसरा जो भाग है वो हमें दिख रहा है मध्य मस्तिष्क। और सर तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च का मतलब होता है पीछे का, ये आ गया सर पश्च मस्तिष्क। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का पेपर में आएगा? ये पेपर में आएगा आपके 6 मार्क्स का। ये आपका 6 नंबर का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ये डिटेल में समझाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए समझाया जाए। जैसे बच्चों अगर हम लोग बात करें हमारे मस्तिष्क में, तो हमें ऊपर से तो ये बाल दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे त्वचा दिखाई दे रही होगी, है ना, वो एक जिसको हम लोग बोलते हैं कपाल। ठीक, अब डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास इस तरीके से होता है एक कपाल, ऐसे जैसे यहां पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, और इसका आगे का हिस्सा ऐसे उभरा हुआ होता है, ऐसे।
क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद ये जो आगे का ऐसे सर उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कपाल या फिर खोपड़ी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे सर इसके अंदर आखिर क्या भरा होता है, ये भी तो सवाल आ रहा होगा, मैं बताऊंगा। तो इससे पहले देखो, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, उससे पहले इसको बनाना सीखो। ऐसे जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं ना, ऐसे बनाना सीखो। इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये चीज आराम से आपको समझ में आ रही होगी। अब इसका एक बीच में भाग होता है जो आपको यहां दिखाई देगा ऐसे, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे कुछ आपको इस तरीके से उलझी हुई चीजें भी दिखाई देंगी, लेकिन उसके ऊपर एक और हिस्सा होता है ऐसे, जैसे यहां पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ऐसे, इस तरीके से, ठीक। और इस चित्र को आपको मेरे साथ में बहुत अच्छे से बना लेना है, ठीक। अब उसके बाद जो उलझी उलझी संरचनाएं होती हैं सर, इनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आज के बाद नहीं होगी। देखो कैसे, मैं जैसे बना दूं बस वैसे ही बना लेना। जैसे चिड़िया नहीं बनाते थे छोटे छोटे, जब आप लोग थे तो आप ऐसे चिड़िया बनाते थे, याद करो आप, ऐसे ऐसे चिड़िया बनाते थे, बस वैसे चिड़िया बनाना है, ठीक है। अभी आपका काम हो जाएगा, वैसे चिड़िया बनाना है बस। ऐसे बच्चों, कुछ ऐसे, ठीक। ये जो बी इधर वाली बनी है ये थोड़ा कम अच्छी बनी है ना, इनको फिर से बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको बना देना। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है ना? पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब जाकर के चैप्टर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक। अब यहां पर होती है एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहा हमने? एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक, ठीक। ऐसे, जैसे छोटा सा पेड़ नहीं होता, कुछ वैसे स्ट्रक्चर होती है यहां पे। यही होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, आप इसको बहुत अच्छे से बना लोगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए तो मैं आपके सामने बना करके दिखा रहा हूं, ताकि आप इसको ये ना सोचो कि अरे भाई हम कैसे बनाएंगे, है ना, हम कैसे बनाएंगे। आप बहुत अच्छे से बना लोगे इसको अगर आप इसको प्रयास करोगे तो, ठीक। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनानी, या चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, यहां जैसे पेड़ जैसा नहीं बनाते, ऐसे। क्लियर हो गया यहां तक बात? फिर उसके बाद यहां का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक। अब इनमें नाम लिखना है, ठीक, इसमें नाम लिखना है। सबसे ऊपर यहां पे जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कपाल या फिर खोपड़ी, कपाल या फिर खोपड़ी, ठीक। इसे कहा जाता है कपाल
और या फिर इसको कहा जाता है खोपड़ी। आगे बात समझे। अब सबसे आगे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। पर ये जो अग्र मस्तिष्क होता है इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे आपको अग्र मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, इसमें होता है हमारे पास ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर से, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क और फिर उसके बाद ये आपकी जो कपाल, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, ये सारे प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस, इनको मिलाकर के क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क जो होता है इसका क्या काम होता है? सोचना, समझना। ठीक। अब प्रमस्तिष्क, फिर उसके बाद अब यहां पे एक पार्ट और दिखाई दे रहा बीचों बीच में जो ये, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गई बात? और एक जगह पे जैसे हाइपोथैलेमस है वैसे यहीं पर भाग होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। ओके, यहां तक समझ गए। अब ये तीन भाग हो गए, इनको ऐसे समझो कि भैया जो मानव मस्तिष्क होता है इसके हमारे कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसको भी डिटेल में आगे बताएंगे हम आपको। ठीक। और इन तीनों को मिला करके जो बनता है, इन तीनों को मिला करके जो बनता है उसे कहा जाता है, इन तीनों को मिला करके जो बनता है यानी ये और ये, इसे मिलाकर के जो बनता है इसे कहते हैं हम अग्र मस्तिष्क। सर कोई समस्या हमारे बच्चों को? देखो सर, ये जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे अगर बच्चे हमारे, तो फिर इनको दिक्कत होगी। ठीक है, बोलो क्या यहां तक सभी को क्लियर? एक बार समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों एक बार जल्दी से बता दो, क्लियर हो गई इतनी बात? पूर्ति बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। आप तब आप रिवीजन कर लेना इसका अच्छे से। ओके, आगे चलो बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? आगे कंटिन्यू किया जाए। चलिए, अब इसके बाद फिर आता है हमारे पास, इसके जब भाग पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ये जो बीच का हिस्सा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक, ये आपको जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम लोग, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि भाई ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, भाई ये आगे पीछे ही होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो हिस्सा आपको बीचों बीच में दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क, यानी ये मस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं मध्य मस्तिष्क। समझ गए? ये हो गया हमारे पास मध्य मस्तिष्क। अब ये जो ये नीचे हुए ये संरचना जा रही है, अभी भी पीछे पढ़ करके आए हैं कि इसे कहते हैं मेरुरज्जु, इसे कहते हैं मेरुरज्जु। यहीं पर एक ग्रंथि होती है उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये सारी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्यों? कोई ग्रंथि कुछ भी करेगी ना तो ये पीयूष ग्रंथि उसको कंट्रोल करेगी। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ग्रंथि को हार्मोन छोड़ना है तो वो कंट्रोल जो करेगी वो पीयूष ग्रंथि करेगी। जो काम दूसरी ग्रंथियां करेंगी उनको कंट्रोल करने का काम ये पीयूष ग्रंथि करती है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये आपको यहीं पर मिलेगी मध्य मस्तिष्क के जस्ट पास में पीयूष ग्रंथि, और आपको पीयूष ग्रंथि यहां पर मिल जाएगी लटकी हुई, जो आपको यहां दिखाई दे रही है। ऐसे आप लटका लो, इधर नहीं लटकी हुई दिखाई दे रही तो मैं लटका देता हूं। ठीक, तो ये आपकी हो गई पीयूष ग्रंथि। आई होप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी आपको। अब सुनिए, अब आते हैं हम एक बहुत प्यारे पॉइंट पर, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें है पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क। ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था, ये वाला जो हिस्सा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसमें तीन चीजें। पहला ये हो गया पॉन्स, फिर ये हो गया बीच इधर मेडुला, और ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला, और ये हो गया अनुमस्तिष्क। तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। अब सुनते जाना बहुत अच्छे से। तीन चीजें यहां पर आपका ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे पॉन्स। फिर उसके बाद होता है यहां पर मेडुला, सुनते जाइए, नोट करते जाइए, इसे कहते हैं मेडुला, इनके काम भी बताएंगे। और फिर उसके बाद हो गया हमारे पास अनुमस्तिष्क, नहीं अग्र मस्तिष्क, और ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क अक्सर
कंफ्यूजन होती है अनुमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क में। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। ये जो आपको तीनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, इन तीनों को मिला करके जो बनता है उसे कहते हैं हम मध्य मस्तिष्क। बिल्कुल बीचों बीच में। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बताओगे ताकि हम आगे बढ़ जाएं। अच्छे से क्लियर हुआ? चले आगे। तो ये था हमारा चित्र। अब होता क्या है? होता है मेन थ्योरी कि आखिर अब इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए वापस से चलते हैं और थ्योरी पे आपको ले चलते हैं। पहली बात, कैसे लिखोगे वो समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब चैप्टर बहुत छोटा सा बचेगा इसके बाद। ठीक, सुनो, पहला जो पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने आपको बताया मानव मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर हम समझ गए कि भैया चित्र कैसे होता है, चित्र भी बना करके बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जब बढ़े तो हमने कहा मानव मस्तिष्क के बारे में बताओ। तो मानव जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका तंत्र का क्या होता है? एक मुख्य भाग होता है। क्योंकि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये मस्तिष्क नहीं होगा तो ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मानव मस्तिष्क का होना जरूरी है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और मिला करके क्या बनता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि हम पीछे अभी पढ़ करके आए हैं एक चीज, क्या पढ़ करके आए हैं कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र होता है, बहुत अच्छे से नोट करना कि केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? ये 2 पार्ट में होता है। पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मेरुरज्जु। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने मानव मस्तिष्क समझ लिया। अब मस्तिष्क जो होता है वो शरीर की अधिकांश जो गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे आपको अगर टॉयलेट करने के बाद, पॉटी करने के बाद धुलना है तो मस्तिष्क ही तो बताएगा कि धुलना है। समझिए ना? नहीं तो पता चला बिना धुले ही पैंट पहन ली तब। सर बड़े खतरनाक एग्जाम्पल लेते हो, क्योंकि ये हमेशा याद रहते हैं। समझ में आई बात? सर मान लीजिए कि अब हमें अपने नानी के घर जाना है तो रास्ता कौन याद दिलाएगा? मस्तिष्क ना। यानी अब हम समझ गए सर कि मस्तिष्क जो होता है वो इंद्रियों से, अर्थात जो हमारे ग्राही अंग होते हैं उनसे जानकारी लेता है और फिर उनसे कोऑर्डिनेट करता है, फिर सोचता है कि ये काम तुम्हारे लिए सही रहेगा कि नहीं, निर्णय लेता है, स्मरण रखता है, याद रखता है कि अरे भैया वो फलाने की जो है ये गाय थी वो हमारे खेत में बार बार चरने जाती थी, इस बार गई तो भैया डंडा चला देंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया स्मरण रखता है, मस्तिष्क ये सोच करके रखता है, अच्छा बोर्ड पेपर में टॉपिक आएगा तो इसका मतलब गुरुजी हम इसको याद कर लें। और स्मरण रखना मतलब किसी चीज को याद रखना। आज मैं आपको एक और भी बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा कि आप अपने मस्तिष्क के कौन से भाग को मजबूत कर लो जिससे तुम्हें याद हो जाए चीजें, है ना? चलो देखो, जैसे शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना, क्योंकि बॉडी क्या करती है, तुम मस्त सुबह एकदम सो रहे होते हैं ऐसे, तब तुम्हारा शरीर बोलता है उठ जाओ स्कूल जाना है। तो अब ये किसने बोला? मम्मी ने। डिसीजन किसने लिया? मस्तिष्क ने। मम्मी क्या हो गई? उद्दीपन। मम्मी के बाद जो तुमने क्रिया कर दी वो क्या हो गई? अनुक्रिया। समझ गए? अब क्या हुआ? मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में भरा होता है ना? मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में भरा होता है और उसके अंदर गुब्बारे में क्या होता है? मस्तिष्क होता है। जैसे एग्जाम्पल सर, ये एक बॉक्स होता है ऐसे, उसके अंदर तरल भरा होता है, उसके अंदर मस्तिष्क होता है। जैसे मस्तिष्क एक बलून की तरीके से होता है, यानी एक बलून ले लो, गुब्बारा, और उसको पानी में डाल दो, समझ लो कि वो पानी जो है ना उसी तरीके से तरल है, उसके अंदर मस्तिष्क जो है वो भरा रहता है। समझ गए? आगे चलो, आगे चीजों को क्लियर करते हैं। हमारे पीठ के बीच में एक कठोर उभार वाली संरचना होती है जो कशेरुक दंड
या रीढ़ के नाम से जानी जाती है, और जो मेरु रज्जु की क्या करती है, रक्षा करती है। अब बड़ा सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर मेरु रज्जु क्या होती है, मेरु रज्जु किसे कहते हैं? तो तुम रीढ़ की हड्डी तो जानते होगे, यहां रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर होती है मेरु रज्जु, समझ गए, इसके अंदर होती है मेरु रज्जु। क्लियर होगी इतनी बात? आगे देखो, अब है हमारे पास मानव मस्तिष्क के भाग, जिसमें से पहला भाग है हमारे पास अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। सर ये बताइए, ये अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क के आगे का हिस्सा। कौन कौन से हिस्से बताए थे सर ने? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्लियर हो गया? प्रमस्तिष्क कौन सा हिस्सा होता है? ये जो आपको ये दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा, या आइंस्टीन का दिमाग तुमने बहुत बार देखा होगा, है वो वही वाला जो आपको दिख रहा है, उसे ही बोलते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे देखो, हमने कहा कि सर ये अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके कुछ भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर क्लास थोड़ा ज्यादा देर की हो गई है, सर इतनी देर अगर पढ़ाओगे तो फिर इस चैप्टर में हम बोर हो जाएंगे। मेरे लाल, अगर चैप्टर को बीच में छोड़ोगे तो नंबर कम आएंगे। और एक बात याद रखना कि जब सो रहे होगे तुम्हारा दोस्त जागकर पढ़ रहा होगा और वो बोर्ड पेपर में टॉपर बनने की तैयारी कर रहा होगा, और इधर तू अपनी नींद पूरी कर रहा होगा। अब सोच करके देखो तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, नींद या फिर वो टॉपर बनने की तैयारी। एक बात याद रखना, यदि आज तुम इस लेक्चर को पूरा नहीं करोगे तुम्हारा दोस्त पूरा कर लेगा, और जब तुम्हारा दोस्त पूरा कर लेगा ना तो वो तुमसे ज्यादा नंबर पा जाएगा, और फिर तुमको तकलीफ होगी, फिर तुमको ऐसा लगेगा अरे भाई मेरे से ज्यादा कैसे पा गया। फिर मैं बोलूंगा क्योंकि तुमने लापरवाही करी थी। समझ गए? तो हमने कहा प्रमस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला प्रमस्तिष्क है। यह मानसिक काम करता है, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारे काम ये करता है। समझ गए? क्या यहां तक क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ सर भैया बोल रहे हैं कि ट्रिक बताइए। अभी हम बताते हैं ना ट्रिक, पहले कंप्लीट तो होने दो, फिर तुम्हें ऐसे ही बता देंगे कि तुम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ग्राही अंगों से सूचना ले जाता है और प्रमस्तिष्क को देता है। यानी तुम समझ गए कि जो अग्र मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, एक है प्रमस्तिष्क, एक है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मेन आदमी है, और ये जो थैलेमस है ये उसका शाइडो है। शाइडो मतलब समझते हो कि पीछे पीछे चलेगा, बॉडीगार्ड टाइप। वो सूचना लेगा और मालिक को देगा। तो मालिक मतलब कौन है? प्रमस्तिष्क। फिर मालिक डिसीजन लेगा, समझ गए? मालिक डिसीजन लेगा। अब एक दूसरा आता है बॉडीगार्ड, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस भावनाओं, भूख, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अब सुनो, इसको याद करने का तरीका बताते हैं। हाइपोथैलेमस से एक शब्द आता है हाइपर, और जिन चीजों को तुम सोच करके हाइपर हो जाते हो, हाइपर मतलब तुम्हें बहुत अजीब सा फील होने लगता है, गुस्सा आने लगता है तुम्हें। जैसे तुम्हें क्या सोच करके गुस्सा आता है? तुम्हें यह सोच करके गुस्सा आता है कि मम्मी भैया को ज्यादा प्यार करती हैं, हमको प्यार नहीं करती। तुम्हें भावनाएं तुम्हारी यहाँ पे जागृत हो रही हैं, तुम हाइपर हो जाओगे। तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तुम परेशान हो जाओगे। तुमको प्यास लग रही है, पानी लाओ ना आज तो सर एक ग्लास। तो ऐसे में क्या हुआ? अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि भैया भूख लगना, प्यास लगना, पेट भरना, थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना। शरीर का तापमान कब बढ़ता है? जब तुम हाइपर होते हो। तो ये तुम्हारा याद करने का एक तरीका हो गया। क्लियर हुआ यहां तक इतनी बात? आगे समझ में आ गई भी बात? ये 3 चीजें हो गई। अब हमारे पास आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखो, यह पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। यानी इसका काम क्या होता है? इसका काम है पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से जोड़ना। क्लियर हो गया यहां तक बात? फिर अगला पॉइंट है हमारे पास कि भैया ये देखने में,
सुनने में, सोने, जगे रहने में, उत्तेजना, शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यानी इसका दूसरा काम है कि भैया सहायता करना। किस चीज में सहायता करना? देखने में, सुनने में, जगे रहने में, उत्तेजना यानी हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं किसी चीज को। सर याद करने की ट्रिक, जैसे मैंने कहा मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच। बीच वाले लोग क्या करते हैं, जैसे शादी ब्याह हो रहा है, लड़का लड़की की शादी करवानी है, तो बीच वाला कोई होना चाहिए ना, बिचवनिया। तो वो क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। पहली ट्रिक हो गई। दूसरी चीज हो गई, जो बीच में लोग रहते हैं ना, वो ना इधर के हैं ना इधर के हैं, यानी देखने सुनने का काम कर रहे हैं। समझ गए ना? देखने सुनने का काम कर रहे हैं। याद करने की ट्रिक हो गई, देखने सुनने का काम कर रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा भी हो जाते हैं, उत्तेजना भी इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे याद करने का ये हमने क्या कहा, एक तरीका बना दिया। ठीक, अब आगे देखो। अब है कि भैया ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को ये प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है, यानी उसका भी वही काम है। अब हमारे पास अगला पॉइंट है कि भैया आंखों, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। यानी अब सोचो एक बार, मैंने कहा आपके आंख के सामने अभी आपको कुछ लगा आंखों में कि मेरी तरफ कुछ आ रहा है, लगा ना तुम्हें? ये क्या हो गई? आंखों की तरफ एक प्रतिवर्ती क्रिया हुई थी। और इसको कौन नियंत्रित कर रहा था? अचानक से आंख बंद कर दी, किसने किया? मध्य मस्तिष्क ने किया। मध्य मस्तिष्क ने तुरंत प्रमस्तिष्क को सूचना दी, अरे सर का हाथ आ रहा है, जल्दी से बंद कर लो। तो ये एक किसने काम कर दिया? ये काम कर दिया हमारे मध्य मस्तिष्क ने। समझ गए? क्या यहां तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर हो गया? नहीं इतनी बात, आगे चलो। अब आता है हमारे पास पश्च मस्तिष्क, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्च मस्तिष्क क्या है? चाचा है। और चाचा के बहुत अच्छे सुनो, पश्च मस्तिष्क कौन है? पश्च मस्तिष्क है चाचा। और चाचा के 3 लड़के हैं, और पहले लड़के का नाम है अनुमस्तिष्क, दूसरे का नहीं, चाचा की 3 बहू हैं। पहली बहू का नाम है अनुमस्तिष्क, बड़ी है। दूसरी का नाम है मेडुला, और तीसरी सबसे सुंदर जिसका नाम है पोन्स। अब सुनिएगा कहानी बहुत अच्छे से हमारी, इनके तीनों के काम करते हैं। बड़ी यानी अनुमस्तिष्क जो होती है वो समझदार होती है, बड़ी बहू वैसे भी समझदार होती है, समझ गए। और मेडुला मतलब मेहरारू, यानी चाचा के लड़के की ये दूसरी बहू है। अब सुनिएगा, ये जो दूसरी बहू है इसके बिना भैया सांस नहीं लेते। क्यों? अभी सोचना एक बार, यानी ये जो दूसरी बहू है वो क्या है? जो दूसरी मेहरारू है वो थोड़ी सी तेज है। फिर तीसरे पे आते हैं पॉन्स ना बहुत सुंदर है, जिसके बिना भैया सांस भी नहीं लेते। भैया से जो कह देंगी वो वही करेंगे। 3 ट्रिक हो गई आपके पास। मैंने कहा कि भैया पश्च मस्तिष्क, तुम चाचा नहीं याद कर सकते, भैया याद कर लो। भैया ने कर ली 3 शादी, और तीनों शादी में बड़ी जो बीबी है उसका नाम है अनुमस्तिष्क। अब बहू का काम खत्म। बड़ी बीबी का नाम अनुमस्तिष्क, दूसरी बीबी का नाम मेडुला, तीसरी का पॉन्स। बड़ी बीबी समझदार, सोचने समझने का काम करती है। मेडुला यानी दूसरी वाली बहू है, ये बहू जो है वो बीच में है, अभी इसके काम के बारे में बताऊंगा। तीसरी है पॉन्स, बड़ी सुंदर है, इसके बिना श्वास नहीं लेते भैया, अर्थात सांस लेने का काम यही करेगी। दिस इज द ट्रिक्स। बोलो समझ में आई ये बात? ये हमने कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बताई। चलो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 भाग बताए हमने। पहला बताया हमने अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये तुमने बोला था कि भैया ये बड़ी बहू है, ठीक, आरी बड़ी बात तो। फिर ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर का संतुलन करने के लिए उत्तरदायी होती है। यही तो कहा हमने कि ये समझदार है, और समझदार करेगी तो ये समझदार होगी तो क्या करेगी? ये सोचने समझने का काम करेगी। यानी जो हमारी दूसरी बहू है वो ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रिया का मतलब जो अपनी इच्छा से करते हैं, और उनकी परिशुद्धि। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैंने कहा कि मुझे पटरी से एक स्केल रख करके पेन से लाइन खींचनी है। अगर स्केल रख करके पेन से लाइन खींचनी है तो हम कैसे खींचेंगे? जब तक हम स्केल नहीं रखेंगे, हम कितने सेंटीमीटर नापें, ये परिशुद्धि हो गई। हमें अगर नाली को क्रॉस करके पैर उस तरफ रखना है तो ये है तो हमारी अच्छी क्रिया, लेकिन पहले हमारा दिमाग सोचेगा कि हम कितनी दूर पैर रखें तो हम क्रॉस कर जाएंगे। समझिए, या हम दौड़ करके आ रहे हैं रेस में, हम कितना उछले कि उसको क्रॉस कर जाएंगे। ये है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। इज इट क्लियर टू यू? ये सारे काम कौन करता है? जैसे सीधी रेखा में चलना कि सीधे लाइन में चलना, ये कौन नियंत्रित करेगा?
बड़ी पत्नी जिसका नाम है अनुमस्तिष्क, उसी के इशारों पे भैया घूमते हैं। अगर वो कहेगी कि भैया चलना है इधर, सीधे सीधे रास्ते में चलना, तो सीधे सीधे चलेंगे। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाना तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम पटरी में उतर जाओगे, तो ये भी तो परिशुद्धि होनी चाहिए। ये भी काम अनुमस्तिष्क करता है मतलब। अब आता है मेडुला। मेडुला मतलब बीच वाली बीबी। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन। यानी मेडुला दूसरी वाली बीबी है जो जिसके बिना भैया अपना दिल नहीं धड़काते। और तीसरी बीबी जिसका नाम है पॉन्स, ये क्या करता है? ये श्वास लेने में सहायता करता है। यानी पश्च मस्तिष्क तुम्हारे पीछे वाले भैया, उनके तीन बीबी, पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है मेडुला, तीसरी बीवी का नाम पॉन्स। पहली वाली समझदार है, वो समझदारी वाले काम करेगी। दूसरी बीवी जो कैसी है, जिसका नाम मेडुला है, वो उसके बिना भैया का दिल नहीं धड़कता। यानी कि वो दिल की धड़कन, उल्टी निकलना, खांसना, छींकना, लार आना, ये सारे काम मेडुला करता है। ठीक, फिर दूसरी चीज, इनको सबको नियंत्रित करेगा। फिर तीसरी, अनुमस्तिष्क मेडुला और प्रमस्तिष्क को जोड़ता है और श्वसन क्रिया में भी क्या करता है? सहायता करता है। क्या यहां तक तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ, एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक तुम्हें हर चीज समझ में आ गई? तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार फटाफट से बताइएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर सभी को? सब बेहतर तरीके से चल रहा है ना? वेरी गुड, अच्छे से तैयार हो रहा है सब। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक बार फटाफट से बताएंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है पादपों में समन्वय। इस टॉपिक को समझेंगे, है ना? यानी पादपों में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन। अब आप जरा इस पत्ती को देखो। अब आप इस पत्ती को छुओगे तो ये पत्ती क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और ये पत्ती क्यों बंद हो रही है? कभी तुमने सोचा है कि आखिर ये पत्ती क्यों ऐसे बंद हो जा रही है? सर, हमारे शरीर में अगर मुझे यहाँ चींटी काटती थी तो मेरे मस्तिष्क को तुरंत पता चल जाता था कि सर को चींटी ने काटा है। लेकिन सर, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि जब मैं इस छुई मुई के पौधे को यहाँ पे टच करता हूं तो ये कैसे बंद हो जाता है। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सर, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दो। क्या आज ही कवर कर दिया जाए? एक बार फटाफट से बताइएगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ, क्या आज ही क्लियर कर दिया जाए? एक बार जल्दी से। सर, आपका पढ़ाया हुआ कॉपी पे लिखें या जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है उनका लिखें। तो आप लिख सकते हो, चाहे मेरा लिख लो चाहे उनका लिख लो। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे आप उनका कर लो। एक बार जल्दी से बताओ। आज ही कर लें? आज ही कर लें, यस ना? हाँ, आज ही कर लेते हैं, देखते हैं अच्छा कितना बचा है। ज्यादा है वैसे अभी। अगर आप अगली क्लास में कर लें, अगली क्लास में कर लें सर इसको, है ना? तो अगली क्लास में कर लेते हैं। यानी अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 2 टॉपिक करेंगे और वो 2 टॉपिक होंगे पादपों में समन्वय, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा जंतुओं में हार्मोन, और तीसरा टॉपिक होगा पादपों में हार्मोन। बड़ा बड़ा लेक्चर है बेटा, डिटेल में पढ़ाया है हमने। ये होगा हमारा पादपों में हार्मोन। आ रही बात समझ में? अब मेरे बच्चों एक बार फटाफट से बता दो, है ना? ओके सर, मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं जिन्हें 3 वाइफ बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, श्योर, बिल्कुल बोल सकते हो, है ना? चलो एक बार मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था
कि मानव मस्तिष्क, पहले हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने कुछ क्रियाएं पढ़ी, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा, फिर तंत्रिका कोशिका के बारे में फिर हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ा, हमने प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मानव मस्तिष्क के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हमारे 3 टॉपिक बचते हैं, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन और पादपों में हार्मोन। ठीक है, अच्छे से सभी बच्चों को क्लियर हो गया? हाँ, आज अगर आप शक्ति बैच को ज्वाइन करते हैं तो आज बैच का प्राइस 1999 रहेगा, कल से बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, कल से बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आज ही आप उसको ज्वाइन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, कल से बढ़ जाएगा बैच का प्राइस। कैसे ज्वाइन करें? आप उस पर सर्च करें कि शक्ति बैच क्या है, कैसे ज्वाइन करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा वीडियो, देखो आराम से, तरीका पता चल जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे एक कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मैं आपके सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, फिर मैं अगली क्लास लेकर के आऊंगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझे? और अगर ये वीडियो आप काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो अगली क्लास आ चुकी होगी, एक बार आप उसको भी देख सकते हैं सर्च करके। ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।